चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को आता है, ज़रा आप लोग रिसर्च करके आइएगा। किसी ने की इस पे रिसर्च? हाँ भाई, किसी ने रिसर्च की इसके बारे में? स्क्रीन कनेक्टेड आप लोगों की नहीं है? चलें बताएं, किसी ने रिसर्च करी कि ये मेथड्स क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं? जी, दोनों साइड्स के अंदर जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको ले आएगा। अपडेट जो है वो उसके अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे, मतलब दोनों को प्लस कर देगा, मर्ज कर देगा। हाँ मर्ज कर देगा, ठीक है। यूनिक को ले आएगा वो सिंपल। और जो अपडेट होता है वो उसके अंदर जाके ऐड ऑन कर देगा। क्या करेगा? सेट के अंदर जाके जो आप चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं वो अपडेट ऐड कर देगा किस में? सेट के अंदर। सही है, अपडेट हाँ और सही है, ज़बरदस्त। इंटरसेक्शन जो होगा वो दोनों के अंदर जो सेम आ रहे हैं ना, दोनों के अंदर जो कॉमन हो वो उनको ले आएगा। सही है, इंटरसेक्शन अपडेट दोनों के कॉमन भी लाएगा और वो ऐड भी कर देगा जो आप करना चाह रहे हो। हाँ अपडेट भी कर देगा। सही है, यही असल चीज़ थी सारे मेथड्स के अंदर, ठीक है। बताता हूँ मैं, ज़रा फैन ऑफ कर दो। अच्छा देखें, बिल्कुल सही बताया है कि हम पढ़ चुके थे सारे ऑपरेशंस को, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सही है, तो ये वही काम करेंगे, लेकिन जहाँ पे भी आपको अपडेट मिल जाए ना, तो वो क्या करेगा, वो हमारे सेट्स के अंदर परमानेंट चेंज भी कर देगा। ठीक है, किस तरह करेगा देखते हैं अभी इसको। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड है क्या? यूनियन। क्या मेथड है? यूनियन। हम स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे दो सेट्स बनाते हैं। मैं लेट से सेट 1 को S1 बोल देता हूँ अभी, और मैं इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखता हूँ लाइक 1 2 3 4 5। सही है, और एक सेट 2 बनाता हूँ और इसमें नंबर्स लिखता हूँ लेट से 4 5 6 7 8। सही है, तो मैंने क्या किया, कुछ नंबर्स लिख लिए। अब ये जो मैंने ऊपर आपको लिख के बताया था, ये सब के सब क्या है, ये मेथड्स हैं। क्या है? मेथड्स हैं। तो मेथड्स किस तरह काम करते हैं आपको पता है? डॉट करके आते हैं। पहले वेरिएबल का नेम आएगा जो कि हमारे सेट्स होंगे भी यहाँ पर, और फिर डॉट करके यूनियन का यूज़ करूँगा मैं। तो मैंने अभी S1 एक सेट बनाया, मैं बोलता हूँ S1 डॉट यूनियन, और यूनियन में क्या पास करूँगा? S2 पास कर दूँगा। सही है कि भाई मेरे S1 सेट 1 का यूनियन निकालो, किसके साथ? सेट 2 के साथ निकालो यूनियन। ठीक है, तो आपको मालूम है इसका आउटपुट कि सबको क्या करेगा, यूनिक एलिमेंट्स उठाएगा और हमें कंबाइन करके दे देगा। ठीक है, सब समझ पा रहे हैं? तो ये यूनिक एलिमेंट्स मिल गए। लेकिन अब जो इसका दूसरा मेथड लिखा हुआ है ना, अपडेट, ये समझना है ज़रा। ये अपडेट क्या करेगा? ये अपडेट पता है क्या करेगा? ये यूनियन तो निकालेगा। ठीक है, निकालने के बाद जो अभी जो आपका आंसर बन रहा है ना, यूनियन का आंसर ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। सारे यूनिक नंबर्स उठा लिए इसने। तो इन नंबर्स को उठा के आपके S1 में अपडेट भी कर देगा, मतलब परमानेंटली स्टोर भी करवा देगा। समझिएगा बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ यूनियन यूज़ करेंगे ना, तो क्या करेगा, हमें वो दिखा देगा टेम्पोरेरीली कि भाई आपका कंबाइन होने के बाद जो यूनियन ऑपरेशन होगा, आपको ये इस तरह के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे यूनियन ऑपरेशन के बाद। सही है, लेकिन अगर मैंने अपडेट मेथड चला दिया तो ये जो आपको सेट्स के एलिमेंट्स मिल रहे हैं अभी, ये उठ के आपके पास किस में सेव हो जाएंगे? जाकर S1 में। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको पहले यहाँ पे खड़े होकर S1 प्रिंट करके दिखाता हूँ, और मैंने S1 प्रिंट किया, ज़रा देखें मेरा S1 के अंदर अभी भी क्या सेव है, वही कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैंने ऊपर सेव किए थे। सही है, मतलब अभी तक इसने कोई परमानेंट चेंज नहीं किया, हमारे ओरिजिनल वाले सेट को चेंज नहीं किया। लेकिन अब देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ S1 डॉट अपडेट, और अपडेट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ S2। सही है, S2 लिखा तो अब क्या होगा, निकालेगा तो अभी भी यूनियन, लेकिन क्या करेगा, उस यूनियन वाले आंसर को उठा के किसमें अपडेट कर देगा? S1 के अंदर। क्योंकि पहले क्या लिख रहा हूँ मैं? S1 लिख रहा हूँ। अगर आपने S2 लिखा होगा तो क्या करेगा, किस में परमानेंट चेंज करेगा? जाके S2 में कर देगा ये। ठीक है, अपडेट, इसको रन करते हैं और अब दोबारा से S1 को प्रिंट करते हैं।
ठीक है। और ज़रा आउटपुट देखें इसका, क्या हो गया आपका S1 अब वही सारे एलिमेंट्स आ गए जो हमने यूनियन की मदद से निकाले थे। समझ पा रहे हैं सारे? अच्छा, तो अब आपको जिस भी ऑपरेशन के आगे अपडेट लिखा मिलेगा वो यही काम करने वाला है, सही है। अगर इंटरसेक्शन चलाएंगे तो सिंपल आपको इंटरसेक्शन मिलेगा, लेकिन अगर इंटरसेक्शन अपडेट चलाएंगे तो क्या करेगा, उस इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को उठा के आपके ओरिजिनल सेट में अपडेट भी करवा देगा, सही है। तो बारी बारी जल्दी से हम इन सब की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मैं इन्हीं सेट्स को कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ और इनके नेम्स चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा S3 डॉट इंटरसेक्शन और S4, ठीक है। जरा बताएंगे आंसर क्या आने वाला है। इंटरसेक्शन S3 में सेव हो जाएगा। अभी नहीं होगा, अभी देखें अपडेट मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ सिंपल इंटरसेक्शन लिखा है। 4 और 5 आंसर है। हाँ, अभी इंटरसेक्शन लिखा, जरा समझिएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन सिंपल जो मेथड है ना वो अपडेट नहीं करेगा, वो सिर्फ हमें क्या करेगा, इंटरसेक्शन निकाल के दिखा देगा, भाई ये आपका इंटरसेक्शन बनेगा, सही है। तो जरा देखें, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और बिल्कुल 4 और 5 आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है कि भाई जो जो सेम एलिमेंट्स है ना उनको निकाल लो, ठीक है, उनको दिखा दो, तो इसने इंटरसेक्शन दे दिया। लेकिन ज़रा यहीं पे देखें दोबारा कि अगर मैं S3 प्रिंट करूँगा तो S3 मेरा अभी भी क्या है, पूरा वही सेट है जो मैंने उसमें सेट्स को एलिमेंट्स को सेव किया था। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ S3 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट और S4 सॉरी, ठीक है, कि क्या करो S3 का इंटरसेक्शन निकालो किसके साथ, S4 के साथ, और अपडेट कर दो। अपडेट कहाँ पे करेगा, ये S3 में करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं और S3 को प्रिंट करते हैं, तो S3 का आंसर क्या हो जाना चाहिए, सिर्फ 4 और 5 हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ रहे बात को? जो दोनों की सेम है। हाँ, जो कॉमन निकला है ना, नंबर जो कॉमन निकल के आए होंगे वो आपके उस सेट में जाके भी सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अपडेट आपका जिस भी मेथड के आगे आ जाएगा, मतलब वो क्या करेगा, उस सेट के अंदर परमानेंट स्टोर करवा देगा, परमानेंट चेंज करवा देगा, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंस ज़रा बताएं जल्दी से, क्या होता है। जो सेम होते हैं वो नहीं रखता, बाकी सब सॉरी दोबारा, सेम क्या, जो सेम नहीं होते वो नहीं रखता, जो सेम होते हैं वो नहीं रखता, बाकी सब रखते हैं। कैसे? इसमें आएगा 1 2 3 और 6 7 8। ये डिफरेंस होता है? नहीं नहीं, आप कंफ्यूज कर, आप मिक्स कर रहे हैं एक चीज़ को। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ये जो आप बता रहे हैं ना आउटपुट, ये सिमेट्रिक डिफरेंस से निकलेगा आंसर। देखते हैं किस तरह से। डिफरेंस में क्या होगा, हमने शायद इसको डिस्कस किया था कि भाई आपकी पहले तो कैंसिलेशन होगी दोनों सेट्स में, जो कॉमन है वो कैंसिल हो गए। लाइक 4 5 पहले सेट से गया, सेकंड सेट से भी 4 5 गया। अब एक सेट 1 है, मतलब सेट 5 जिसको बोला हुआ है, सेट 6 आपके पास, ठीक है। सेट 5 में क्या क्या मौजूद है, सिर्फ 1 2 3 रह गया। तो डिफरेंस ना सिर्फ सेट 5 के एलिमेंट्स आपको ला कर देगा। हाँ, दोनों सेट के कब आपको एलिमेंट्स मिलेंगे सारे, जब आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ज़रा देखें दोबारा से, हमने क्या किया, S5 डॉट डिफरेंस का एक मेथड है हमारे पास, हमने डिफरेंस मेथड यूज़ किया और लिख दिया S6, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या लाया, सिर्फ ये 1 2 3 लाया, मतलब सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट्स लेकर आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अगेन वही चीज़ कि अगर मैं लिख दूँ S5 डॉट डिफरेंस अपडेट और S6 के साथ, तो अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा इसका आउटपुट जी, 1 2 3 किसमें से हो जाएगा, बिल्कुल। अभी S5 की वैल्यू वही है जो हमने ऊपर उसमें सेव की थी वैल्यूज़, लेकिन अब जब मैं डिफरेंस अपडेट चलाऊंगा, ठीक है, तो S5 के अंदर वो वैल्यूज़ परमानेंटली स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। सब समझ रहे हैं। अच्छा, लास्ट चीज़ सिमेट्रिक डिफरेंस वाली, वो क्या होती है, मैं दोबारा से इन्हीं सेट्स को लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ लाइक 7 8, ठीक है, और मैं लिखता हूँ S7 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, और S8 के साथ इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो। देखें तो क्या आ रहा है, अब 1 2 3 6 7 8 आ रहा है। अब दोनों सेट के बचे हुए एलिमेंट्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है। कैंसिलेशन हुई, कैंसिलेशन के बाद दोनों सेट के, अच्छा लाजमी नहीं 2 सेट्स हो, याद रखें ये 2 से ज़्यादा सेट्स भी हो सकते हैं। मसलन देखें, मैं यहाँ पे एक और सेट बनाता हूँ, मैंने इसको बोल दिया S9, ठीक है, और लेट से हम यहाँ पे रखते हैं
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके अपने सेट्स को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में आके हम सेट्स को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, जितने भी आपके सेट्स हों। ज़रा आउटपुट देखें। अच्छा भाई, 1 आर्ग्यूमेंट लेता है 2 गिवन। एक मिनट, अच्छा आई टेबल बना के देना पड़ेगा इसको, सही है। आई टेबल मतलब मुझे लिस्ट या टपल का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, क्या पढ़ा था हमने? नहीं नहीं, अलग अलग नहीं देंगे तो इसी तरीके से। क्या बोल रहा है? अनहैशेबल टाइप सेट। किसी को याद आ रहा है? एक मिनट यार, शायद ये एक ही सपोर्ट करता है। एक मिनट, लेकिन यूनियन जो है ना, यूनियन पे क्या था, अगर हम ऊपर जाएं, मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ सेट, लेट से 9, 10, 11, 21 और इसमें आके S3 ठीक है। मतलब ये सपोर्ट कर रहा है जो हमारा सिंपल वाले ऑपरेशन है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन पे भी ये काम करेगा। अपनी डिफरेंस पे यूं नहीं काम करे, इसको मैं देख लेता हूँ डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस पे। लेकिन क्या है, ये मल्टीपल सेट्स के लिए काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 सेट नहीं होते जब भी हम रियल लाइफ में काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सेट्स भी हो सकते हैं। तो ये ऑपरेशन सब पे काम करता है। इसका शायद सिंटेक्स समझ नहीं आ रहा, मैं देख के बता दूंगा आपको, सही है। खैर, इसको फिलहाल हम कमेंट ही करते हैं फिर, और हम यहाँ पे देखते हैं कि S8 के साथ इसने हमें बताया था आंसर। अभी क्या हुआ? ओके सॉरी, ठीक है, ये आंसर दे दिया। और अगर मैं इसके साथ क्या लगाऊं, क्या यूज़ कर लूँ, अपडेट भी यूज़ कर लूँ, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, S7 में जाके अब हम एक काम करते हैं, हम ना इसको S8 कर देते हैं, इसको लिखते हैं S8 और इसको लिख देते हैं S7। तो अब जो आंसर होगा किस में सेव होगा, जाकर S8 में सेव हो जाएगा, सही है। एग्जीक्यूट किया, दोनों को ही प्रिंट कर लेते हैं हम, प्रिंट S7, S8, ठीक है। ज़रा देखें, S7 तो आपका सेम रहा, लेकिन S8 क्या हो गया, 1 2 3 6 7 8 हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं इसके आगे, डिसजॉइंट, सबसेट, सुपरसेट और एक यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो हम ज़रा इसको समझते हैं डायग्राम की मदद से। चलिए ज़रा यहाँ देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है नॉर्मल, अगर हम उसके बाद लिहाज से बात करें, मैट्रिक में जो हमने पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है जिसके अंदर उसके जो छोटे छोटे सेट्स होते हैं ना, सबके एलिमेंट्स या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो लाइक मैं अगर यहाँ पे एक सेट बनाता हूँ, उसको यू ही हम नाम दे देते हैं फिलहाल, ठीक है। और इसमें लेट से हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लेट से हमारे यूनिवर्सल सेट में ये कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेट बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ ए का, ठीक है, या कोई भी नाम दे सकते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, ए के अंदर लिख रहा हूँ लेट से 2 और 4 या कोई भी नंबर, 3 भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बस मैंने 2 एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लिए और मैंने बी लिखा, और बी में भी मैंने एक और सेट बनाया, उसके मैंने एलिमेंट्स लिखे लाइक 1 और 5, सही है। अब जरा एक बात समझिएगा, देखें, आप लोग मुझे बताएं, क्या ये जो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो यूनिवर्सल सेट से निकाल के लिखे हैं मैंने? क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मेरे ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं, मैं ये बोल सकता हूँ भाई वो यूनिवर्सल सेट से निकले, ठीक है। तो इसी वजह से ना मैं सेट ए को क्या नाम दे सकता हूँ, सबसेट। क्या बोल सकते हैं इसको, सबसेट। सब का मतलब छोटा छोटा सेट,
ठीक है। तो ए जो है वो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। सिमिलरली बी भी क्या है, सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, सही है। लेकिन बी क्या ए का सबसेट है, नहीं है, ठीक है। चले मुझे बताएं, अगर मैं ये लिखता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ 2, तो अब क्या ख्याल है, क्या अभी बी जो है सबसेट है ए का, अभी भी नहीं है। याद रखें, अगर हम किसी सेट को सबसेट बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो ऊपर वाले एलिमेंट्स, ऊपर वाले सेट के अंदर सारे के सारे मौजूद होने चाहिए। ये बात समझ रहे हैं मेरी, कि अगर मैं सेट बी को सबसेट बोल रहा हूँ ए का, किसका बोल रहा हूँ, ए का, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि भाई सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, वो सब के सब सेट ए के अंदर भी मौजूद होने चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से सेट बी ए का तो सबसेट नहीं है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल सेट का है। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट है सुपर सेट का। क्या कॉन्सेप्ट है, सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके छोटे सेट्स के। मतलब ज़रा यहाँ पे देखें कि यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और सेट ए में सिर्फ कौन मौजूद है, 2 और 4। तो क्या दोनों 2 और 4 हमारे पास इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, सही है। तो इसी वजह से यूनिवर्सल सेट को हम क्या बोल सकते हैं, वो सुपर सेट है ए का भी और बी का भी। समझ रहे हैं बात को, ये टर्म्स हैं जो हम उस टाइम पे पढ़ा करते थे मैट्रिक के अंदर। तो ये किस, हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रही है, ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो सबसेट आपको समझ आ गया, सुपर सेट समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक और सेट बनाता हूँ, लेट से मैं इसको बोलता हूँ सी, और मैं इसमें सिर्फ एक एलिमेंट लिखता हूँ, लेट से 2, तो आप बता सकते हैं ये 2 क्या है। मतलब ये 2 जो है, ये जो सेट सी है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई ये यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट है, ये ए का भी हो सकता है, बी का भी सबसेट हो सकता है, यह है, सही समझ रहे हैं बात। या इन अदर वर्ड्स के यूनिवर्सल सेट ए सेट, सेट बी, ये सब के सब सुपर सेट है किसके, सेट सी के, ठीक है। चलें, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ है हमारे पास, वो है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है, देखें, एक काम करते हैं हम जरा पहले, सी के सुपर सेट ही तीनों हो जाएंगे। हाँ, क्यों, क्योंकि सी का जो एलिमेंट है ना, वो तमाम ऊपर वाले एलिमेंट से मौजूद, सेट से मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जरा यहाँ देखिएगा, मैं इसको मूव कैसे कराऊँ। खैर, जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, वेन डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी दोबारा वेन डायग्राम पे आता हूँ। जब भी हम यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में बनाते हैं ना, एक वेन डायग्राम टॉपिक होता है हमारा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। स्क्वायर मतलब इन सेंस बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल मोर लाइकली शेप होती है उसकी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम कौन सी फिगर या कौन सा शेप यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 सब मौजूद होंगे। तो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाइक 1 2, ठीक है, और 3, ठीक है, और 4, सॉरी 4, और लाइक मैंने यहाँ पे 5 में यहाँ पे लिख रहा हूँ पीछे करके, एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं, 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मतलब इस पूरे रेक्टेंगल में आपके नंबर्स कहीं भी लिखे जा सकते हैं, ये बात समझिएगा ज़रा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलें, अब देखें ज़रा, मैंने एक सेट बनाया, सेट ए, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद थे, 2 और 4। तो हम क्या करते हैं, हम ना सर्कल बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं जो जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो 2 और 4 ज़रा देखें यहाँ पे, 2 और 4 को मैं एक सर्कल में बंद कर सकता हूँ, और ये थोड़ा सा सर्कल नहीं है, ये एक लाइक शेप हो गई है, लेकिन इसको इमेजिन करें सर्कल ही है, क्योंकि हम उसमें सर्कल यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम बोलेंगे भाई हमारा सेट ए है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अच्छा, सिमिलरली एक सेट बी भी मौजूद है हमारे पास, ठीक है, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 5 2, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, मैं एक और सर्कल बनाऊंगा, और मेरा सर्कल क्या होगा, उस सर्कल के अंदर 2 कॉमन होगा। मतलब कुछ इस तरह की शेप बनेगी, प्रॉपर बना के दिखाता हूँ मैं इसको, ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी हमारी, ठीक है, बड़ी वेट सी बनी है। अभी दोबारा से इसको ड्रॉ करते हैं। तो क्या हुआ, जो जो हमारे छोटे सेट्स होते हैं ना, सबसेट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सर्कल की शेप में शो करते हैं, ठीक है, सर्कल बना के हम शो करते हैं। अब प्रॉपरली हम एक बनाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया सबसे पहले तो, और इस रेक्टेंगल में मैंने 2 सर्कल्स बनाए, ठीक है।
एक का नाम है बी, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम बी। अच्छा, अब ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है भाई? 2 और 4, ठीक है। और बी में कौन कौन से हैं? 1 5 2, सही है, मतलब 2 कॉमन है, 2 दोनों के पास क्या है? कॉमन है। तो जो कॉमन वाली चीज़ें होती है ना उसको हम कहाँ लिखते हैं? इस ओवरलैपिंग वाले एरिया में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? ओवरलैपिंग एरिया में लिखते हैं। और लाजमी नहीं ये एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो 2 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। लेकिन 4 जो है वो सिर्फ कहाँ पर है? ए वाले हिस्से के अंदर है। तो क्या करेंगे, इसको हम इस साइड पे लिखेंगे, 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। और अब हम बी पे जाएंगे। हमारे 4 के ए के सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए ना, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया। और बी में क्या होगा? 1 5 2, जिसमें से 2 ऑलरेडी कवर हो चुका है, 1 5 रह गए, तो हम 1 5 को यहाँ बी वाले एरिया में लिख लेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमारी क्या होती है? एक वेन डायग्राम ड्रॉ की जाती है। ये समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब अगर हम सी को भी कंसीडर कर लें, जरा समझें यहाँ पे जरा जल्दी। अगर हम सी को भी क्या कर लें? कंसीडर कर लें, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और सर्कल बनाना पड़ेगा, ऐसे ही है, एक और सर्कल बनाना पड़ेगा। तो मैं उसको यहाँ पे बना देता हूँ। मैंने एक और सर्कल यहाँ बना लिया। अब जरा यहाँ पे खड़े होकर आप लोग बताएंगे तीनों का कॉमन पार्ट कहाँ लाई कर रहा है? ये वाला पार्ट है ना, ये वाला। तो अब आपकी मर्तबा 2 में यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूँगा? 2 को उठा के यहाँ लिखूंगा। जो कॉमन है ना, क्या करते हैं हम? उतने ही सर्कल्स बनाते हैं और उनका जो कॉमन वाला पार्ट होता है उसको हम वहाँ पे जाके लिख देते हैं, सही है। तो ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर फिलहाल मैं अभी सर्कल सी को हटा दूँ, फिलहाल वक्ती तौर पे समझाने के लिए, अभी हम सिंपल 2 की बात कर रहे हैं। तो ज़रा आप मुझे बताएं कि मेरे सेट ए और बी डिसजॉइंट हैं या नहीं है? डिसजॉइंट का मतलब होता है कि अलहदा अलहदा सेट्स, अलहदा अलहदा सर्कल्स क्या हैं? डिसजॉइंट नहीं है, वो तो ओवरलैप कर रहे हैं ना। डिसजॉइंट का मतलब बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी कॉमन मौजूद ही नहीं है उनके अंदर, सही है। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है। तो सेट ए और बी क्या है? डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। तो सेट किस तरह के डिसजॉइंट सेट बनेंगे? किस तरह के डिसजॉइंट सेट होंगे? लाइक मैं यहीं से अगर यूनिवर्सल सेट से 2 और सेट्स बनाता हूँ, ठीक है। लेट से का नाम रखता हूँ मैं डी, और डी में मौजूद है, लेट से चले 1 और 2 मौजूद है, ठीक है। और एक और सेट है ई करके, उसमें बिल्कुल 3 भी हो सकता है, 3 4 कुछ भी है, 3 5 आपकी मर्जी। मत पॉइंट ये है कि भाई कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब मैं इन सेट्स के डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, तो किस तरह बनेगी? ये आपका यूनिवर्सल सेट का ये रेक्टेंगल, ठीक है। एक सेट आपका बिल्कुल अलग होगा ए, और दूसरा सेट भी बिल्कुल इससे डिफरेंट होगा, सेपरेट होगा। इसको हम बोल देंगे बी, सॉरी डी और ई था, सॉरी ये ई हो गया और ये डी हो गया। तो डी में हमने रखा था 1 और 2, और ई में क्या रखा था? 3 और 4। तो अब ये जो सेट्स हैं दोनों, ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट है, मतलब कुछ भी कॉमन इसमें लाई नहीं करता, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, वापसी चलते हैं जरा, इसके हम ये ऑपरेशंस भी देखते हैं, सब सेट वाले, सुपर सेट वाले और डिसजॉइंट वाले। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर मैं ये वाले सेट के एलिमेंट्स उठाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ यूनिवर्सल, ठीक है। मैंने इसमें ये वाले एलिमेंट्स को स्टोर करवा दिया, ठीक है। मैं एक सेट बनाता हूँ, ए नाम दे देता हूँ उसको, और मैं इसमें लिख लेता हूँ 6 और 8, ठीक है। अब अपना कॉन्सेप्ट हम चेक करते हैं, जो हमने अभी चीज़ें समझी हैं वो वैसे ही हैं या डिफरेंट हैं। तो ज़रा देख के बताएं कि ए जो है इसके एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्सल सेट से आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ भाई ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो ये मुझे क्या मिलना चाहिए? ट्रू मिलना चाहिए। मैं लिखता हूँ ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो क्या मिल रहा है मुझे? ट्रू मिल रहा है, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ यूनिवर्सल सेट, जिसको हमने सिर्फ यूनिवर्सल नाम दिया हुआ है, डॉट इज सुपर सेट किसका? ए का। तो अभी भी क्या मिलेगा मुझे? ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? जो है वो मेथड हो गया। हाँ, ये मेथड है आपका। इस सुपर सेट हो गया, इस सब सेट हो गया, ये मेथड है, ये मेथड्स हैं क्योंकि डॉट से यूज हो रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे एक और सेट बनाता हूँ, लेट से मैंने उसको बी बोल दिया, और इसमें मैंने एलिमेंट्स देख लिए 1 और 5, ठीक है।
अब अगर मैं चेक करता हूँ भाई ए और बी, वैसे तो हमें दिख रहा है, अभी छोटे छोटे से सेट्स हैं ना, हमें दिख रहा है कोई कॉमन नहीं है, तो हम इनको बगैर देखे भी, मतलब बगैर एग्जीक्यूट किए भी बोल सकते हैं भाई ये डिसजॉइंट सेट है। लेकिन इमेजिन करें का सेट बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और रैंडमली आ रही है बिल्कुल, तो क्या हम बारी बारी जाके नंबर्स को सीक्वेंस देंगे फिर जाके चेक करेंगे? नहीं, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही कंसिडर करें कि भाई आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं और रैंडम में बिल्कुल सही है, तो चेक करना मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि भाई ए इज डिसजॉइंट बी, मैं बोल रहा हूँ ए जो है वो डिसजॉइंट है बी के साथ, मतलब ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? ट्रू मिलेगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन वहाँ पे था ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो ये वो चीज़ें हो गई सारी जो अभी हमने डिस्कस की थी। अच्छा, इसके बाद अभी जो डिस्कस करें इसको गौर से समझिएगा। देखें, हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस लिखते हैं और सबसे पहले देखते हैं यूनियन। यूनियन की हम वेन डायग्राम देखते हैं, ठीक है। किसी के माइंड में किस तरह की बनेगी यूनियन की वेन डायग्राम? पूरा शेड हो जाएगा सारे सेट। ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया सबसे पहले, और ये एक सर्कल, और हम ये कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल के दोनों ओवरलैपिंग हैं, ठीक है। तो कौन सा एरिया शेडेड होता है? ये सर्कल वाला सारा एरिया शेडेड होगा, मतलब जो जो नंबर्स लिखे होंगे ना इन सर्कल्स के अंदर, इन एरियाज में जो जो नंबर्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सॉरी, हमारे यूनियन ऑपरेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। देखें यूनियन में क्या पढ़ा था भाई, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को, यूनिक एलिमेंट्स को उठा लो, ठीक है। तो आपका कौन सा एरिया बनेगा? वो ये वाला शेडेड एरिया बनेगा, ठीक है। और ओवरलैपिंग में जो ओवरलैपिंग में तो आएगा ही नहीं कोई नंबर यूनियन में, क्योंकि वो यूनिक आएगा, क्यों नहीं आएगा? यूनिक एलिमेंट उठाएगा ना वो। हाँ, तो आपका जो जो यूनिक होगा वही तो यहाँ पे लिखा जाएगा ओवरलैपिंग के अंदर, समझे बात को। एक सेट अभी हमने ऊपर देखा क्या था, हमारे पास 1 1 2 था, ऊपर एक सेट था 1 2, एक और हमने सेट बनाया 1 5 2, तो 2 दोनों पे कॉमन है ना, तो 2 आपका सेंटर में आएगा, मतलब वो आएगा तो एक ही मरतबा, ऑल्दो वो सेंटर में आ रहा है, लेकिन होगा फिर भी कितनी मरतबा? एक ही मरतबा। सेट्स में 2 मरतबा आया हुआ है, एक ऊपर वाले सेट में भी, बराबर वाले सेट में भी आया हुआ है, 2 2 दोनों जगह है, ठीक है। लेकिन जब इंटरसेक्शन निकलेगा तो क्या मिलेगा इसको? 2 मिलेगा, और 2 जो है कहाँ पे आता है? हमारा ओवरलैपिंग वाले पार्ट में आता है वो, ठीक है। ये शेड पूरा फिर ओवरलैपिंग वाले पार्ट पे खाली शेड होना चाहिए, पूरा शेड क्या वो इंटरसेक्शन में होगा। देखिए बात समझे, यूनियन में हम क्या निकालते हैं? दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को निकालते हैं, लेकिन यूनिक करके, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पूरे दोनों सर्कल्स कंसीडर होंगे। अब जो आप बोल रहे हैं ना वो आएगा हमारे पास किसमें? इंटरसेक्शन में आएगा, देखते हैं उसको भी हम। चलिए फिर बताएं इंटरसेक्शन की किस तरह बनेगी वेन डायग्राम? दोनों सर्कल के बीच में तो बिल्कुल, तो ये सर्कल्स हैं, ठीक है, और इनका जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट होगा, सिर्फ अब ये वाले नंबर्स हमारे आंसर में मिलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट के मुताबिक है ना भाई, कॉन्सेप्ट भी यही था कि कॉमन मिलते हैं, तो कॉमन हमारे फिगर्स में भी यहीं पे मिलेंगे, इस एरिया में मिलेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? डिफरेंस है, और डिफरेंस में क्या होगा थोड़ा जल्दी से बताएं। अगर डिफरेंस की हम वेन डायग्राम बनाएंगे, एक सर्कल दूसरा सर्कल, जी, ओवरलैपिंग और पहला ओवरलैपिंग और ए वाले सेट और ओवरलैपिंग दोनों में कलर होगा। चलें, ये रेट से एक सेट ए है, ये बी है। अब आप बोल रहे हैं कि ओवरलैपिंग और नहीं सिर्फ ए के अंदर होगा। हाँ, सिर्फ ए वाला होगा। क्या होगा समझे, वही कॉन्सेप्ट है। कॉमन तो कैंसिल हो जाते थे हमारे पास से। अगर आप लोग सोच रहे हैं 1 2 3 4 एक सेट में, और दूसरे सेट में 3 4 5 6 हैं,
तो 3 4 दोनों से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब आपका ये सेंटर वाला पार्ट तो बिल्कुल एक्सक्लूड हो चुका है। और हम ये मान रहे हैं कि हम a माइनस बी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, a माइनस बी, ए का बी के साथ डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो हमने देखा था आंसर में हमें क्या मिलता था, सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स मिला करते थे। तो क्या आंसर मिलेगा हमें, अब अगर हम अपनी एग्जाम्पल से देखें, पहले सेट में है 1 2 3 4, सेकेंड सेट में है 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 4 दोनों में आ गए, वो कैंसिल हो गए, सही है। तो 1 2 बचा और सिर्फ हमें आंसर में क्या मिल रहा था, 1 2, बिल्कुल। तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट का, सिर्फ ये वाला पार्ट हमें आंसर में मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये वर्ड से समझिएगा, वो इसलिए क्योंकि यही जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, ये एसक्यूएल ज्वाइंस के अंदर यूज हो रहा होता है, ठीक है। एसक्यूएल ज्वाइंस अगर किसी ने पढ़े हो, फिलहाल टॉपिक नहीं हमारा, अगर मौका मिलता पढ़ेंगे हम, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ समझ आएगी। एसक्यूएल ज्वाइंस आपके बिल्कुल इसी बिहाफ पे निकल रहे होते हैं, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन है पत्नी, और कौन कौन से ज्वाइंस होते हैं, तो सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, सही है। तो ये बात समझ रहे हैं। अगर मैंने लिखा है a माइनस बी, अगर मैंने लिखा है a माइनस बी, तो मुझे क्या मिलेगा भाइयों, सिर्फ ये a वाला पार्ट मिलेगा। और अगर मैंने इसका ऑपोजिट लिखा होता b माइनस a, तो सिर्फ b वाला पार्ट मिलता, ठीक है। मतलब 5 और 6 मिलता मुझे, अगर हम अपने आंसर के हिसाब से देखें, ठीक है। लास्ट चीज सिमेट्रिक डिफरेंस, इसमें दोनों कलर होते हैं, हाँ, और ओवरलैपिंग वाला एरिया नहीं होता। ओवरलैपिंग छोड़ देंगे, बाकी दोनों एग्जैक्टली, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, सॉरी। तो ये सारा एरिया हमारे पास आएगा, ठीक है, और ये वाला भी सारा एरिया शेड होगा, ठीक है भाई। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट से बताने थे, इसमें कोई मसला ही, आगे बढ़ूँ। हाँ भाई, क्लियर है ये चीज़, चलें एक न्यू चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर लूप। वैसे मैं नॉर्मली डिक्शनरी पढ़ाता हूँ सेट्स के बाद, ठीक है, क्योंकि हमने लिस्ट पढ़ ली है, टपल्स पढ़े, सेट्स पढ़े, ठीक है, फिर डिक्शनरी, सारे डेटा टाइप्स एक साथ कवर करता हूँ। लेकिन मुझे असल में ना आपको कॉम्प्रीहेंशन बतानी है। कॉम्प्रीहेंशन का आइडिया है किसी को? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होती है, सेट्स कॉम्प्रीहेंशन है, टपल्स कॉम्प्रीहेंशन है, और डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन है। वो जो है ना, मुझे वो बतानी है। लेकिन उससे पहले ना अगर आपको लूप बता दूँ ना, तो उसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, सही है। तो इसीलिए हम पहले ये लूप कवर करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन समझेंगे सबकी, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, टपल्स की कॉम्प्रीहेंशन, सेट्स की, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे डिक्शनरी के ऊपर। फिर हम डिक्शनरी पे जाएंगे, फिर वहाँ पे डिक्शनरी की कॉम्प्रीहेंशन देखेंगे, सही है। तो फॉर लूप ज़रा देखते हैं, सिंपल सी चीज़ें बहुत ज़्यादा। सबसे पहले ना इसका हम जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, फॉर लूप हमने पहले पढ़ा है, लेकिन हमने वो स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिहाज से पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे रेंज करके, ठीक है, रेंज करके किस तरह यूज़ करते हैं, रेंज फंक्शन यूज़ के साथ हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो हम वो स्टडी करेंगे आज। सबसे पहले सेंटेंस लिखते हैं, फोर होता है, उसके बाद हमारे पास आप वर्ड लिख लें, या आइटरेटर भी बोलते हैं इसको समटाइम्स। आपका कोई लेटर हो सकता है ये, या आपका अंडर स्कोर भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है ज़रा। इन रेंज आता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगी स्टार्टिंग वैल्यू, और यहाँ पर होगी एंडिंग वैल्यू, और यहाँ पे होगा स्किपिंग वैल्यू या डायरेक्शन, ठीक है, कॉलन आएगा। और फिर नेक्स्ट टाइम हमारी क्या आएगी, जो कि हमारी लॉजिक है, हम उसको लिख देंगे, ठीक है। ज़रा देखें जल्दी से। फोर आपने कंपलसरी है लिखना, फोर तो आएगा, चूँकि फोर लूप जब भी पता चलेगा उसको। फिर आपने इस जगह पे कोई वर्ड ले लेना है, कोई लेटर यूज़ कर लें, ठीक है, या आइटरेटर भी हमने इसको कहा हुआ है। और फिर आपका इन और रेंज, ये कंपलसरी है, इन रेंज आपका कंपलसरी है। और फिर हमने क्या करना है, हम ब्रैकेट्स बनाएंगे, और ब्रैकेट्स में दो पैरामीटर्स तो हमारे लाजमी हैं, ठीक है। वो कौन कौन से, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। अच्छा, ये सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं स्लाइसिंग के। स्लाइसिंग में हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग इंडेक्स हमने लिखा था इसकी जगह, याद हो अगर, और सेकंड वैल्यू हमने क्या लिखा था, एंडिंग इंडेक्स लिखा था। तो उनका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वही है। अगर आपको याद हो, एंडिंग इंडेक्स में हम जो भी नंबर दिया करते थे वो इटसेल्फ कंसीडर नहीं होता था, एक नंबर कम
करके हमें आंसर मिला करता था। सही है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। फिर हमने डायरेक्शन देखी थी वहाँ पर, स्किपिंग हमने देखा था, हम स्किप भी करवा सकते थे वैल्यूज़ को, तो बिल्कुल वही वाली चीज़ यहाँ पर भी काम करेगी। सही है, तो ज़रा हम इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं लिखता हूँ फॉर नम मेरा वर्ड है इन रेंज, ठीक है, और लेट से मैं लिखता हूँ 1 से चलो, लेट से 19 तक, ठीक है, 1 से चलो 19 तक, लेकिन 19 इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होगा, 18 तक के जाएगा, ठीक है। और सिंपल हम क्या करते हैं, नम को कर देते हैं प्रिंट। अच्छा, अभी सोचा समझिएगा किस समय काम करेगा ये। देखें, ये जो रेंज फंक्शन है ना, हम इसके अंदर जब भी नंबर्स बताते हैं तो ये क्या करता है, उस नंबर रेंज के लिहाज से ना नंबर्स को तैयार करके हमारे लिए रख देता है, ठीक है। मतलब इसको मैंने बोला भाई तुम 1 से लेके 18 तक के नंबर्स तैयार कर दो, ठीक है, उसने तैयार कर दिए, मतलब रेडी हो चुके हैं वो नंबर्स। तो नंबर अगर मैं आपको समझाऊँ ना किस तरह से होगा, ये 19 तक नहीं लिखता, मैं इसको शॉर्टकट बता देता हूँ। ये पता क्या करेगा, इस तरीके से सारे नंबर्स हमारे लिए बना के रख देगा, ठीक है, 18 तक के। अच्छा, अब होगा क्या, फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपका लूप जब चलेगा तो नम के अंदर क्या वैल्यू उठेगी, 1 आ जाएगी। और हम जब अगली लाइन पे जाएंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सिंपल, अभी नम प्रिंट हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दोबारा लूप चलेगा तो अब नम क्या उठाएगा, अब की मरतबा नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा 2, ठीक है। और फिर जब अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो 2 प्रिंट कर देगा। इस तरह कर करके क्या करेगा, सारे नंबर्स को रेंज वाले फंक्शन से निकालता रहेगा बारी बारी और हमें प्रिंट करके देता रहेगा, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको ज़रा। तो हमें इसको इस तरह लिखना होता है, सही है। तो ज़रा देखें इसने क्या किया, 1 से लेकर 18 तक के हमें नंबर्स प्रोवाइड कर दिए। डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, मतलब रेंज लगाया डायरेक्ट प्रिंट करा, डायरेक्ट भी नहीं देगा ये। अगर आप डायरेक्ट इसको इस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं भाई रेंज, और आपने लिखा 1 से 18 या 19, ठीक है, और आप बोल रहे हैं इसको क्या करो, प्रिंट करो, देखें आपको वो यही उठा के दे देगा, ठीक है। आपको या तो फिर इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, आप इसको टाइप कास्ट कर लें। टाइप कास्ट आप इसको लिस्ट में भी कर सकते हैं, आप इसको टपल में भी कर सकते हैं। मैं लिस्ट में टाइप कास्ट करता हूँ और अब देखें उसने क्या किया, वही उसी तरीके से आपको लिस्ट बना के दे दी। और हमने शायद ये तरीका देखा था वैसे लिस्ट बनाने का, हमने देखा था रेंज फंक्शन यूज़ करके। अच्छा, वैसे ये लिस्ट बनाने का एक शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको बहुत सारे नंबर्स की लिस्ट बनानी है ना, और आप मैनुअली कौन लिखेगा, तो आप ये वाला सिंटेक्स यूज़ करें, लिस्ट और अंदर रेंज फंक्शन देके कोई भी उसको रेंज बता दे, भाई तुम यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स तैयार करके रखो, और लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये टपल भी हो सकता है आपका, यहाँ पे आपका ये टपल भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, ठीक है। तो देखें इसने टपल्स बना दिए, टपल के अंदर ये सारे नंबर्स आपको तैयार करके दे दिए। खैर आगे बढ़ते हैं, ये बताएं क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट क्या है कि भाई जो नंबर हम देंगे वो नंबर इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं अब एक और लूप लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉर नम इन रेंज, और लेट्स मैंने लिख दिया सिर्फ 19। अब क्या होने वाला है, कोई बताएगा? अब अगर मैं नम प्रिंट करूँगा तो क्या वैल्यूज़ मिलेंगी मुझे? जी भाई, 19 तो स्टार्टिंग वैल्यू कंसीडर करेगा ये, स्टार्टिंग करेगा या एंडिंग करेगा या स्किपिंग वैल्यू कंसीडर करेगा? स्टार्टिंग करेगा, क्योंकि फर्स्ट में तो स्टार्टिंग है इसकी फॉर। अच्छा, और कोई किसी के माइंड में आ रहा है कुछ? अच्छा देखें, अब बात समझें। अगर हम सिंगल नंबर देते हैं ना, तो पाइथन समझता है इस सिंगल नंबर को एंडिंग वैल्यू के तौर पे, क्या लेता है, एंडिंग वैल्यू के तौर पे इसको कंसीडर करके चलता है, सही है, स्टार्टिंग नहीं लेता ये। तो कहाँ तक के चलेगा, अगेन वही 19 तक के हमने लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ तक के जाएगा, 18 तक के जाएगा। 0 से स्टार्ट, सवाल ये कि चलेगा कहाँ से, 0 से चलेगा। कहाँ से चलेगा, 0 से, 1 से नहीं चलेगा, क्योंकि हमने इसको पहले भी देखा था स्लाइसिंग करते वक्त, अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स में कोई नंबर नहीं देते थे वो हमेशा 0 से उठाता था। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि भाई ये कहाँ से चलने स्टार्ट करेगा, 0 से चलना स्टार्ट करेगा। तो चलेगा तो 19 मरतबा चलेगा, कितनी मरतबा, अभी 19 मरतबा चलेगा, लेकिन 19 प्रिंट नहीं करेगा। समझ रहे ना बात को, 1 से लेकर 18 तक आपके 18 नंबर्स हो गए, लेकिन पीछे 0 भी तो लेकर आ रहा ही है उसके। तो 0 से 18 आपके एक्चुअल नंबर्स तो 19 ही हो रहे, आइट्रेशंस कितनी हो रही हैं, 19 ही हो रही हैं, लेकिन 19 इटसेल्फ नंबर प्रिंट नहीं होगा, ठीक है।
तो देखें एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो 0 से इसने चलना स्टार्ट किया और हमें एंड तक के 18 तक के नंबर्स ला के दे दिए। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़, सिंपल सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और अब हम ज़रा स्किपिंग वैल्यू वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, कि स्किप भी करा सकते हैं हम। तो अगेन मैं वही लूप लिखता हूँ, फॉर नम इन रेंज, मैंने लिखा 1 से लेके 19 तक ही जाओ। ठीक है, और अब मैंने लिख दिया 2। ठीक है, तो अगेन इसका कॉन्सेप्ट भी वैसी है। हम अगर वहाँ पीछे स्लाइसिंग करते हुए स्किपिंग वैल्यू लिखते थे 2, तो एक एक वैल्यू स्किप होती थी, ऐसी है ना, एक नंबर कम होकर स्किप होता था। ठीक है, और अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ नम को, तो क्या आंसर आने वाला है? एग्जैक्टली, सबसे पहले 1 तो प्रिंट करेगा, 1 को स्किप नहीं करेगा, पहली वैल्यू तो ये प्रिंट करेगा, मतलब 1 देगा हमें ये। ठीक है, लेकिन क्या करेगा, 2 को छोड़ देगा, 3 देगा, 4 को स्किप कर देगा, 5 देगा, 6 को छोड़ देगा। ठीक है, तो इन अ सेंस हम बोल सकते हैं कि ऑड नंबर की एक सीक्वेंस लेके आने वाला है ये। ठीक है, जनरेट करते हैं जरा, देखें क्या किया इसने, ऑड नंबर की एक सीक्वेंस हमें ला के दे दी। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, अच्छा अगर आप बोलते हैं क्या इसको 3 कर देंगे, तो अगेन वही है कि अब ये दो नंबर्स को स्किप करेगा, 1 देगा, 2 और 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 और 6 नहीं आएगा, तो आपके पास ये सीक्वेंस आ गई। ठीक है, तो मतलब इसका कॉन्सेप्ट भी तकरीबन उसी के सिमिलर है, स्लाइसिंग वाले के। ठीक है, अच्छा ये चीज़ तो हो गई। अब असल चीज़ है जो आपकी एक मरतबा दोबारा से रिकेप होगी। मैं दोबारा एक लूप लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर नम इन रेंज, और लेट से मैं लिखता हूँ अब इसका आंसर क्या आएगा, पहले ये बताएं। क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, 11 स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू 0। ठीक है, तो क्या करेगा ये, क्या आंसर देगा जी? 11, 10 और 0 नहीं देगा, 1 तक देगा। ठीक है, 11 से। और कोई? 0 से 11 देगा। 0 से 11, और 0 को जो लास्ट वाले को वो स्किप किया उसमें जाएगा। अच्छा और कोई? डायरेक्शन नहीं चाहिए, हाँ, इसका आपने डायरेक्शन नहीं दी है। कैसे डायरेक्शन की क्यों जरूरत है? हाँ, से स्टार्ट करो 0 तक चलो। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात समझिएगा। अगेन वही नंबर लाइन कंसीडर करें कि इसकी डायरेक्शन भी स्लाइसिंग की तरह लेफ्ट टू राइट होती है, हमेशा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, मैंने डायरेक्शन इसको नहीं दी, तो ये बोलेगा अच्छा भी मुझे तो कहाँ से चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। तो अब मैं यहाँ पर आऊँ व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, आपकी नंबर लाइन है, 0 यहाँ पर है, आपका 11 यहीं यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ भाई तुम 11 से चलो कहाँ तक, 1 तक जाओ, मतलब 0 लिखा हो लेकिन 1 तक जाएगा वो। ठीक है, डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट बन गई है ना, और मैं इसको बता भी नहीं रहा डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या करेगा ये, जब 11 से स्टार्ट करेगा ना, तो खुद तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये राइट पे बढ़ना चाहेगा, लेकिन इसको पता ही नहीं कि राइट पे इसने जाना कहाँ तक है, तो चलेगा ही नहीं है आपका, एरर भी नहीं आएगा और चलेगा भी नहीं। सही है, देखें ज़रा यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो एरर भी नहीं आया और इसने कोई आउटपुट भी नहीं दिया। सही है, तो मतलब क्या हो रहा है कि भाई वो डायरेक्शन की वजह से ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और ये चल नहीं पा रहा। ठीक है, नंबर शो नहीं कर पा रहा, तो क्या करेंगे, सिंपल हम इसके लिए वही कॉमा लगाकर क्या कर देंगे, -1 दे देंगे। ठीक है, क्या दे देंगे, -1, जिससे इसको पता चलेगा अच्छा भाई इसने अब रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। ठीक है, तो देखें 11 से चलने स्टार्ट किया और इसने पीछे तक के नंबर्स ला कर दे दिए। ठीक है, क्लियर हो रही है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2, क्या होगा, सही है गलत है, क्या होगा फिर, आउटपुट क्या आएगा? माइनस करेगा या कुछ और होगा, सोच के बताएं। 10 से शुरू कर देगा, नहीं एरर दे देगा। एग्जैक्टली देखें, बात समझें, अगर ये -1 था, ठीक है, देखिए माइनस साइन जब भी आ रहे हैं ना, वो डायरेक्शन को शो करता है। अब अगर मैं 1 हटा दूंगा ना, तो ये काम नहीं करेगा। देखना इसने अंडरलाइन दे दी है, ठीक है, एरर दे देगा ये। अगर सिर्फ माइनस लिखूंगा तो मुझे -1 तो लिखना है लाजमी। ठीक है,
और -1 इसको बताता है भाई आपकी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है। लेकिन अगर मैं 1 को हटा के 2 करता हूँ ना, तो आपका माइनस शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए, ठीक है। पाइथन को बता रहा है कि तुम्हारी डायरेक्शन रिवर्स हो, राइट टू लेफ्ट हो, और 2 क्या बता रहा है कि तुमने एक एक वैल्यू स्किप करनी है, ठीक है। नाइस, यही कॉन्सेप्ट है इसका, समझ रहे हैं बात को। तो क्या होगा, आपका 11 तो प्रिंट करेगा फर्स्ट वैल्यू, लेकिन 10 को स्किप कर देगा, फिर 9 देगा और 8 को स्किप कर देगा, ठीक है। तो देखें वही हुआ, 11 दिया, 10 चला गया, 9 दिया और फिर 8 नहीं आया, समझ रहे हैं बात को। तो -1 लिखना लाजमी है अगर डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं, सिर्फ माइनस से काम नहीं चलेगा। और अगेन फिर वही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको 3 लिखेंगे फिर दो वैल्यूज को स्किप करेगा ये, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करेगा भी स्किप, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा 1 मिनट, एक चीज़ हम और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। -21 से 12 तक चलेगा और आंसर कहाँ तक लाएगा, 11 तक लाएगा। तो ये काम करेगा या नहीं चलेगा, करेगा, नहीं करेगा, क्यों? डायरेक्शन नीड है, देखिए बात समझे, वही अगेन आप ना इस नंबर लाइन को कंसीडर कर लें। -21 आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पे कहीं लेफ्ट पे आ रहा होगा, ठीक है। माइनस वाली वैल्यूज आपकी लेफ्ट पर आती हैं, तो -21 आपकी यहाँ पे लाई कर रही है। और मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तुम -21 से चलो तो कहाँ तक क्या हो, क्या लिखा था मैंने 12, मतलब 11 तक क्या हो, 11 तक क्या हो। मुझे बताएं डायरेक्शन क्या है इसकी, लेफ्ट टू राइट, और डिफॉल्ट डायरेक्शन भी यही होती है। तो इसको काम करना चाहिए, बगैर डायरेक्शन दिए खुद चलना चाहिए। प्रिंट करके और देखें आउटपुट में हमें वही -21 से लेके 11 तक का आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो नंबर लाइन ना बहुत हेल्पफुल हो जाती है, अगर आप इसको समझ लेना आपकी स्लाइसिंग भी यहाँ पे बिल्कुल हल्का हो जाएगी और ये वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आई है, इसमें कोई मसला है? हाँ भाई, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अच्छा इसको ज़रा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 3 कीवर्ड्स हैं हमारे पास और, ठीक है। हमने पहले बहुत सारे कीवर्ड्स देखे कीवर्ड्स लाइक इन देखा था, ठीक है, नॉट इन देखा था, ठीक है, इस देखा था, मुझे याद पड़ता है शायद, ठीक है, शायद देखा नहीं देखा, इस नहीं देखा, चले आगे इसको देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने और कौन कौन से कीवर्ड देखे, लैम्डा फंक्शन भी नहीं पढ़ा अभी हमने, डेफ भी नहीं पढ़ा, मतलब हमने कुछ कीवर्ड्स देखे फिर भी ऊपर, सही है। तो अब आपके ये 3 कीवर्ड्स और हैं यहाँ पे, कंटिन्यू, ब्रेक और पास, ठीक है। ये पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स हैं और पाइथन इनके बिहाफ पे कुछ स्पेसिफिक सेंस लेता है, एक स्पेसिफिक उसका कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जब भी मुझे ये चीज़ें मिलेंगी तो उसने क्या काम करना है उसको ये पता होता है। तो देखें आपने डॉट लगाना चाहिए, मेथड डॉट नहीं है ये, मतलब वो पॉइंट वाला वो है, ठीक है। ये डॉट नहीं है, सिर्फ कंटिन्यू आपका वर्ड है, सिर्फ कंटिन्यू वर्ड है, डॉट वर्ड नहीं है ना, इसमें कोई ब्रैकेट आएगा, ठीक है, बस सिंपल ही वर्ड है। अच्छा अब कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जब भी हम कंटिन्यू लिखेंगे ना तो पाइथन इसका मतलब लेता है कि क्या करो, अगले वाले कोड को स्किप कर दो, इग्नोर कर दो, छोड़ दो, अगली वाली लाइन्स को एग्जीक्यूट नहीं करो। लाइक समझें इस बात को कि हमने 10 लाइन्स का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और हमने लेट से 3rd लाइन पे कंटिन्यू लिख दिया, किसी कंडीशन को चेक किया हमने, कंटिन्यू लिख दिया, तो क्या होगा, अब अगली 7 लाइन्स पढ़ी हुई हैं अभी हमारे पास, लेकिन जब ये कंटिन्यू को रीड करेगा ना तो कंटिन्यू इसको पढ़ने के बाद अब नीचे वाली जो लाइन्स हैं उनको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, नीचे वाली लाइन्स को क्या करेगा, स्किप कर देगा। समझे बात को दोबारा, कंटिन्यू क्या करता है कि जब भी पाइथन को कंटिन्यू मिलेगा ना, पाइथन क्या करेगा, कंटिन्यू मिलने के बाद जिस टाइम में कंटिन्यू मिल रहा है, भले ही उस लाइन पर आपके पास 1000 ऑफ लाइन्स हों, ठीक है, लेकिन अब उस कंटिन्यू वाली लाइन के बाद नीचे वाली लाइन्स को ये वो रीड नहीं करेगा, उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बस कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू की मदद से वो क्या करेगा, दोबारा से ऊपर ले जाएगा प्रोग्राम को,
ठीक है, कंपाइलर दोबारा से ऊपर चला जाएगा। अभी देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। अच्छा, ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक ना आपका लूप ख़त्म कर देगा। ब्रेक का मतलब वैसे भी क्या होता है, तोड़ दो, ठीक है। तो क्या करेगा, ये लूप को तोड़ने का काम करेगा। मतलब जब कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, तो क्या करेगा, जैसे हमने एक लूप चलाया, अभी एग्जाम्पल देखते हैं, लूप ने चलना है 500 टाइम्स या 300 टाइम्स लूप ने चलना है, और हमने कुछ कंडीशन लगाई हुई है कि भाई तुम्हें जब ये वाली वैल्यू मिले ना तो क्या करो, ब्रेक कर दो, मतलब आगे नहीं बढ़ो, बस लूप को यहीं पे ख़त्म कर दो। अब लेट से हमने कंडीशन लगाई कि भाई जब तुम्हें नंबर 150 मिले, इमेजिन करें ज़रा माइंड में, हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक लूप चलाया 300 टाइम्स, हमने कहा भाई जब तुम्हें नंबर क्या मिले, 150 मिले, तो क्या करो, ब्रेक कर दो। अब क्या होगा, जैसे उसको 150 मिलेगा नंबर, वो क्या करेगा, लूप को ख़त्म कर देगा। अब लूप ने अभी और चलना बाकी था, लूप को 150 टाइम्स उसने और चलना था, लेकिन जैसे ही उसको हमारी कंडीशन ट्रू मिली, उसने ब्रेक को रीड किया, तो अब अगली मरतबा वो चीज़ों को रीड नहीं करेगा, वहीं पर लूप को ख़त्म कर देगा। कंटिन्यू लूप को ख़त्म नहीं करता, कंटिन्यू लूप को ख़त्म नहीं करता। कंटिन्यू तो क्या करता है, अगली लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। देखते हैं इसको, मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा कोड है 3-4 लाइन का। अच्छा, ज़रा इसको समझिएगा, सिंपल सा कोड है, ध्यान देखिए सर। कितनी मरतबा लूप चलेगा मेरा, 12 टाइम्स लूप चलेगा, 1 से लेकर 12 तक की वैल्यूज लेकर आएगा। इंटर हुआ, हमने बोला भाई उसका मॉडुलो ऑपरेटर निकालो, चेक करो वो इवन है या नहीं, ठीक है। आपका फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है, नम में क्या नंबर आएगा, 1। ये कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, 1 तो इवन नंबर नहीं है, सही है, तो आपकी ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, नहीं, क्योंकि वो इफ़ के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ अगर ट्रू होता तो ही तो कंटिन्यू रीड होता ना। अब आपका इफ़ ही फॉल्स हो गया तो कंटिन्यू आपका रीड नहीं करेगा पाइथन, और क्या करेगा, अगली लाइन पर जाएगा और नम को प्रिंट कर देगा, मतलब 1 को प्रिंट कर देगा। समझ रहे बात को। सेकंड टाइम लूप चला, नम में क्या वैल्यू आएगी, 2। इसने निकाला मॉड्यूल ऑपरेटर, और उसने चेक किया भाई ये तो क्या है, इवन नंबर है, मतलब ये ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हुआ तो इसको पता चला भाई आगे अगली लाइन पे क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू। अब ये क्या करेगा, कंटिन्यू को रीड करेगा ना, तो फिर ये अगली लाइन पे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, लूप को दोबारा से ऊपर जाके स्टार्ट कर देगा, मतलब 3 पे जाएगा वो, ठीक है। लूप वाले लाइन पे चला जाएगा। ये समझ पा रहे मेरी बात को। तो आपका 2 प्रिंट नहीं होगा, लेकिन लूप ख़त्म नहीं हो रहा है, बात समझिएगा। अभी मैंने जो बात कही थी कि कंटिन्यू लूप को ख़त्म नहीं करता, वो क्या करेगा, अगली लाइंस को स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा, और दोबारा से ऊपर जाके फिर दोबारा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोबारा यहाँ पर आएगा, फिर नंबर से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो कंटिन्यू रीड नहीं होगा, और प्रिंट कर देगा किसको, 3 को। फिर जब 4 आएगा, फिर 4 को प्रिंट नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को। चलें, एग्जीक्यूट सारे ला देगा, एग्जैक्टली, ठीक है। इवन नंबर को, इवन को छोड़ देगा, और ले आएगा एक तरह से, ठीक है। तो जरा देखें क्या हुआ। सर वो आपने डबल इक्वल्स टू और 0 पे मारा उसको, ये हम चेक करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा, डबल इक्वल्स टू, कि हमारी जो लेफ्ट वाली चीज़ है वो राइट वाली चीज़ के बराबर है या नहीं है, ठीक है। ये हमने ऑपरेटर में पढ़ा था, सेकंड क्लास थी हमारी, शायद सेकंड या थर्ड क्लास है, तो हमने वहाँ पे ना सारे ऑपरेटर्स और बहुत डिटेल में देखे थे, ठीक है। तो ये बताएं, समझ आ गई। कंटिन्यू। अब देखें, अगर मैंने यहाँ पे इसके बाद और भी बहुत सारी लाइन्स लिखी होती, लाइक मैं लिखता हूँ प्रिंट द लाइन आफ्टर नम, ठीक है। मतलब मैंने कुछ भी आगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम चीज़ें प्रिंट कर देता हूँ, तो क्या होगा, जब इसको कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगी ना, तो भले ही कंटिन्यू के बाद आपने 1000 लाइन्स क्यों नहीं लिखी हुई हो, वो फिर रीड नहीं करेगा, उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझे मेरी बात को। तो ज़रा आप लोग बताएं कि जब 1 प्रिंट होगा, जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम लूप चला 1 आया, ठीक है, ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स, ठीक है। कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मतलब आपके पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, पहले क्या प्रिंट करेगा, 1, और फिर आके हमारी ये लाइन प्रिंट करेगा, और फिर ये लाइन प्रिंट करेगा। सही है, ये बात समझ आ गई। सेकेंड टाइम लूप चला, कंडीशन क्या होगी ये वाली, ट्रू,
नहीं, जब ट्रू आएगा तो कंडीशन क्या होगी, वाली ट्रू हो गई। अब जब ट्रू होगी तो कंटिन्यू को क्या करेगा, ये नीचे वाली लाइन छोड़ देगा तो रीड कर लेगा। अब मतलब आपकी ये कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। समझ पा रहे हैं बात को? लेकिन क्या होगा, लूप खत्म नहीं होगा, लूप फिर भी चलता रहेगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, नम की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड सो ऑन, इस तरह से काम करेगा। जरा देखें तो 1 इसने प्रिंट किया और हमने इसने वाला आउटपुट भी प्रिंट करवा के दे दिया, सही है। लेकिन इसने 2, जब इसको 2 मिला, ट्रू हुई कंडीशन, कंटिन्यू रीड किया, तो उसने उस टाइम पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया। समझ पा रहे हैं बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ भाई, समझ आ रही है नहीं आ रही? ये कंटिन्यू हो गया। अच्छा, अब आपका जो फॉल ब्रेक है वो भी तकरीबन सिमिलर काम करता है, लेकिन वो लूप को ख़त्म कर देता है। वो भी कंडीशन ट्रू होने पे काम करेगा, लेकिन वो लूप को एंड कर देगा। चलें ज़रा 15-20 सेकेंड लें, सोच के बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। ब्रेक मैंने कहा ख़त्म कर देगा लूप को, ठीक है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी क्या करेगा, लूप को ख़त्म कर देगा, आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ज़रा फर्स्ट टाइम लूप चलाएं और सोचें कि नंबर क्या उठेगा। कंडीशन ट्रू होगी आपकी या फॉल्स होगी, आगे आउटपुट क्या आएगा, सोच के बताएं ज़रा जल्दी से। 1 से 5 तक आएगा, ठीक है। हाँ भाई हरमैन बताओ। हरमैन के लेफ्ट पे वाले बंदे का नाम क्या है? फराज जी। फराज भाई बताएं क्या आउटपुट आएगा, कैसे एक्सप्लेन करें? जी शादिब भाई ने बोला, मुझे यकीन है, हाँ सोच के बोला कुछ, मुझे उनसे रीज़न पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप बताएं क्या सोच के बोला 1 से 5 तक आएगा? हाँ भाई 1 मिनट बताएं, सबसे पीछे वाले। जी 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 आप। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है, आप बताएं। 1 से 5 तक 0 से लेस वैल्यू आ रही है तो वहाँ तक के प्रिंट करेगा, 6 पे 1 आ जाएगा तो वहाँ पे ब्रेक कर देगा। 0 से लेस वैल्यू आ रही है मतलब 0.123 0.5 इस तरह की आती है। नहीं। अच्छा एक चीज़ है, अच्छा ये पॉइंट आपने डिस्कस किया, मैं बताता हूँ, देखें बात समझें। एक चीज़ है, पत्नी मैंने पहले डिस्कस की नहीं गई, ठीक है। देखें बात समझें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने लेट से एक डिवीजन लिखी, मैंने लिखा 5 मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है, ठीक है, परसेंटेज साइन नहीं है ना, डिवीजन साइन है। 7 तो बाहर कौन आएगा, 7 बाहर कौन आएगा, 7 और अंदर कौन आएगा, 5। क्या ख्याल है, क्या सिंपल आपका मतलब जिस तरह हम डिवीजन करते हैं उस तरह काम चलेगा? भाई 0 पॉइंट ले लिया, इसको 50 बना दिया अंदर, ठीक है, फिर 7 7 का 49 किया और आंसर 1 मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए याद समझें बात को, ये नॉर्मल डिवीजन नहीं है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है, थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है ये। मतलब क्या होगा, जब इसको पता चलेगा भाई अंदर वाला नंबर छोटा है, अंदर वाला नंबर छोटा है, बाहर वाला बड़ा है, तो कुछ भी नहीं करेगा ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपको आंसर भी क्या दे देगा, मॉड्यूलो ऑपरेटर का आंसर भी क्या दे देगा, 5। समझ पा रहे हैं बात को? तो जब भी अंदर वाला नंबर छोटा हुआ, बाहर वाला बड़ा हुआ, भले किसी भी सिनेरियो में हो, आपको वो नंबर एज इट इज़ रिमाइंडर में मिल रहा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा दूँ आपको 5 मॉड्यूलो ऑपरेटर 7 या कोई भी नंबर, तो क्या मिलेगा मुझे आउटपुट? हालांकि दे अभी भी रिमाइंडर रही है, ये हम इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर ही दे रही है, ठीक है, लेकिन क्या ले आएगा, वो नंबर इटसेल्फ ले आएगा, ठीक है। अब ज़रा सोच के देखें, आपका फर्स्ट टाइम लूप चलता है, नम में क्या वैल्यू आती है, 1 मॉड्यूलो ऑपरेटर 6, ये सिनेरियो बन रहा है हमारा वाला, अंदर जाएगा 1, बाहर होगा 6, लेकिन अंदर 1 क्या है, छोटा है बाहर वाले नंबर से, तो 1 को एज इट इज़ रिमाइंडर में दे देगा।
और हम बोल रहे हैं 1 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, ब्रेक आपका नहीं चला, ठीक है, और इसने 1 को प्रिंट कर देना है। अच्छा 2 चला, ठीक है, अब अंदर 2 है और बाहर कौन है? 6 है। इमेजिन कर पा रहे हैं ना उस डिवीजन वाले सिंबल को, अंदर 2 है बाहर 6 है, ठीक है, अंदर नंबर छोटा बाहर बड़ा, तो अगेन क्या मिल जाएगा आउटपुट? 2, और 2 इक्वल्स टू 0 फॉल्स, ठीक है, ये बात समझ रहे? तो पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा आपने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया, तो इस तरह चलेगा। लेकिन जैसे ये पहुंचा 6 पे, अब ये चल रहा है 6 टाइम लूप चल रहा है आपका, नम में क्या वैल्यू उठी? 6, ठीक है। अब आपको पता चला भाई 6 मॉड्यूलो ऑपरेटर 6, अब तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है ना। अब रिमाइंडर में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको रिमाइंडर में 0 मिला, हमने कहा 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। अब चला ब्रेक, आपका ब्रेक चला तो अब 6 नहीं लाएगा, मतलब अब अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। कंटिन्यू में भी ये होता कि अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती थी, लेकिन कंटिन्यू क्या करता था? फिर दोबारा से ऊपर चल जाता था वो, लेकिन ब्रेक क्या करेगा? बस यहीं पे लूप खत्म। तो क्या मतलब हुआ कि भाई 1 से 5 तक के नंबर्स मिलेंगे, फिर आपका लूप बिल्कुल से एंड, ठीक है। देखें ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें इसने आउटपुट दे दिया। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वाइल लूप जब पढ़ेंगे ना, तो एक छोटा सा गेम बनाएंगे, गेस गेम, मतलब यूज़र से गेस करवाएंगे नंबर्स को, और फिर हम यूज़र से गेस करवा के कंप्यूटर से नंबर्स जनरेट करेंगे, रैंडम नंबर्स, और मैच करेंगे कि यूज़र ने नंबर जो है वो सही गेस किया हमारे कंप्यूटर वाले से, मतलब कंप्यूटर ने से 21 गेस किया, यूज़र ने गेस किया 24, नंबर गलत है ना, तो हम क्या करेंगे? यूज़र से इनपुट लेते रहेंगे बार बार कि भाई अगला नंबर दो, आपका नंबर गलत है। यूज़र फिर नंबर देगा, ठीक है, और हम उसको फिर कंप्यूटर के नंबर गेस हुए नंबर से मैच करेंगे। अगर वो फिर भी गलत है, दोबारा से उससे गेस करवाएंगे, बोलेंगे दोबारा नंबर दो। लेकिन सपोज करें कि नंबर अगर सेम हो जाता हमारा, तो हम क्या करेंगे? हमें वहाँ पे लूप को ख़त्म करना पड़ेगा वाइल लूप के अंदर, क्योंकि वाइल लूप ना कंडीशनल बेस्ड लूप होता है, तो हम वहाँ पे ब्रेक का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये ब्रेक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइल लूप के रिस्पेक्ट से। तो बताएं, ये आपको क्लियर हो गई है, कंटिन्यू और ब्रेक, ठीक है। अब पास सिंपल सी चीज़ है। पास ना किस लिए यूज़ होता है? लाइक मैं एक लूप बनाता हूँ, मैंने लिखा फॉर नम इन रेंज, और लेट्स मैंने लिखा 1 से 21, ठीक है। मैंने लूप बनाया, लेकिन मुझे ना इस लूप को फ़िलहाल यूज़ नहीं करना, ठीक है, इस लूप को मैंने फ़िलहाल यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ूंगा ना, तो एरर दे देगा। देखें ज़रा, मैंने अगली लाइन नहीं लिखी ना यहाँ पे, तो इसने मुझे क्या दे दिया? एरर दे दिया, ठीक है, इनकम्प्लीट इनपुट बोल रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया था पास, तो क्या करेगा? ये उसको जाने देगा, मतलब इसने लूप बना के क्या किया? रख लिया, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन उसको पता है भाई यहाँ पे एक लूप बना हुआ है, लेकिन इसका फिलहाल अभी कोई यूज़ केस नहीं है। जब यूज़र ने क्या लिखा हुआ है? पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो पास आपका एक कीवर्ड है जो यूज़ होता है कि अगर आपने कोई चीज़ बना के रखी हुई है, वो फंक्शन भी हो सकता है, पढ़ेंगे आगे जाकर, आपका वो कोई लूप भी हो सकता है, वो कोई क्लास भी हो सकती है, क्लास ही पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। तो क्या करेगा? उस पर अगर हमने उसका सिंटैक्स कंप्लीट नहीं लिखा और सिर्फ पास लिख दिया हमने, तो वो एरर नहीं देगा। तो देखिए, मैंने पास लिखा और एग्जीक्यूट किया, मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। ये जो ना, ये इस चीज़ को थोड़ा वो लोग मैच कर पा रहे होंगे जिन्होंने सी लैंग्वेज को थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या होता है? हम पहले से ना वेरिएबल बना के रख लेते हैं, ठीक है, हाँ, फिर बाद में उनको यूज़ कर रहे होते हैं। पाइथन में तो इस तरह का कोई चीज़ है ही नहीं, हम डायरेक्ट भी वेरिएबल बना रहे होते हैं, अगर आपको पता हो, ठीक है। तो लेकिन सी में क्या होता है? ऊपर वेरिएबल हमें लाजमी डिक्लेयर करने होते हैं, ताकि हम उनको बाद में जाके यूज़ कर सकें। तो ये एक उस तरह के सेंस में यूज़ हो रहा है कि आपने ना एक लूप बना के रख लिया, ठीक है। हालांकि ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी अगर लूप का यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह करना चाहे तो बिल्कुल इस तरह भी ये सिंटैक्स वैलिड है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई हैं, क्लियर है? हाँ भाई, बढ़ूँ आगे? सही है। चलें आगे बढ़ते हैं। अभी है ना, हम एक टेबल प्रिंट करते हैं, ठीक है, एक टेबल प्रिंट करने का हम काम करते हैं, सही है। उसमें क्या करते हैं हम? आइडिया ये है, क्वेश्चन इस तरह से है कि भाई हमने ना यूज़र से पूछना है कि उसको कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है, कौन सा टेबल प्रिंट करना है। लाइक उसने बोला उसको चाहिए 9 का टेबल या 13 का टेबल चाहिए, फॉर एग्जांपल। उसने हमें एक टेबल नंबर बता दिया कि भाई उसको कौन सा टेबल चाहिए। अच्छा,
नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम मैथमेटिक्स में टेबल्स पढ़ा करते थे तो हम 10 तक ही जाते थे, हमें 10 तक ही टेबल्स याद होते थे, 10 से आगे हम कभी नहीं गए। जब जाना होता था मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया करते थे। लेकिन अब की मतलब हम क्या करेंगे, यूज़र से ये भी मालूम करेंगे भाई उसको कहाँ तक का टेबल चाहिए, मतलब जैसे मतलब 13 चाहिए, सही है, हमसे पूछेंगे उसको लेंथ कितनी चाहिए, उसको 20 तक का चाहिए 13 का टेबल, 10 तक चाहिए, या हो सकता है कि उसको 1000 तक चाहिए, हम उससे लेंथ भी मालूम करेंगे। ठीक है, तो 2 इनपुट लेंगे, टेबल का नंबर और टेबल की लेंथ, कि उसको कहाँ तक टेबल चाहिए, और फिर उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, इन 2 इनपुट्स के बिहाफ पे कोड लिखकर टेबल जनरेट करेंगे। समझ रहे बात, सिंपल है क्वेश्चन। चलें, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले तो यूज़र से 2 इनपुट लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक को मैं टेबल नंबर बोल देता हूँ, एक को टेबल लेंथ बोल देता हूँ, सही है, या कोई भी आपने नाम रखना तो आप कोई दूसरा नाम रख लें। तो लिखा मैंने टेबल नंबर, मैंने एनो लिख दिया इसको शॉर्टकट के लिए, और फिर मैं क्या करूँगा, इनपुट लूँगा और हाथ का इसको टाइप कास्ट भी कर लूँगा, सही है, क्योंकि हमें मालूम है ना इनपुट क्या करता है, स्ट्रिंग में डेटा लेकर आता है। ठीक है, तो इंटीजर लिखा मैंने, इनपुट लिखा, और यहाँ मैं से लिख दूँगा एंटर, टेबल नंबर या टेबल जो भी आपने लिखना है उसको कस्टमाइज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक और इनपुट लेंगे, ठीक है, तो ये 2 इनपुट आ गए, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे खड़े होकर सोचें जरा, हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हम इसको आगे किस तरह प्रोसीड करें। फॉर लूप चलेगा एग्जैक्टली, क्योंकि ये बात याद रखें, लूप हमने पढ़ते हुए इसको पहले पढ़ा था कि लूप जो है ना आपका यूज़ होता है जब भी हमें कोई सेम काम बार बार करवाना हो। ठीक है, लूप का मकसद ये होता है कि हमने जब स्ट्रिंग वाइज को पढ़ा था लूप को, हमने आप इसको डिस्कस किया था, भाई लूप का मतलब क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में जब चले जाएं, आपने अगर किसी काम को बार बार करना हो ना, उस काम को करने के लिए हम लूप स्ट्रक्चर्स होता है हमारे पास, हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, लूप का कॉन्सेप्ट होता है, हम उसको यूज़ करते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे बार बार एक सेंटेक्स प्रिंट करवाना है, और सेंटेक्स क्या होगा हमारा, लाइक अगर वो बोलते हैं 13 चाहिए तो हम लिखेंगे 13 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 13, और फिर 2 करेंगे, इसको कर देंगे 26 एंड सो ऑन, जहाँ तक के भी यूज़र ने लेंथ मांगी हम वहाँ तक के इसको ले जाएंगे। तो मुझे तकरीबन सेम ही काम करना है और बार बार करना है। ठीक है, अब इमेजिन करें कि यूज़र ने अगर बोल दिया उसको चाहिए 500 तक चाहिए लेंथ, सही है, तो मतलब यहाँ पे क्या सिंटेक्स यूज़ होगा हमारे पास, लूप का सिंटेक्स यूज़ होगा। अभी हमने फॉर लूप पढ़ा था, हम ऑफकोर्स इसको फॉर लूप की मदद से करेंगे, लेकिन अब आइडेंटिफाई तो हो गया फॉर लूप यूज़ करना है। सवाल ये है मेरा कि मैं लूप को मैं किस तरह डिसाइड करूँगा कि मैंने लूप को कितनी मरतबा चलाना है, रेंज, लेकिन किस बिहाफ पे, यूज़र ने 2 इनपुट दिए मुझे, तो मैं यूज़र के कौन से इनपुट के बिहाफ पर अपने लूप को चलाना स्टार्ट करूँगा। मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ लूप चलाना है, सही है, और अभी हमने देखा फॉर लूप जो है ना हमारी गिवन रेंज में चलता है, जो भी हम उसको रेंज बताएंगे ना उसमें चलता है वो। तो मेरा सवाल ये है कि मैं लूप को यूज़र के किस इनपुट के बिहाफ पे मैं लूप को चलाऊँगा, टेबल लेंथ पे। समझे बात को, दोबारा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूँगा, लूप मुझे चलाना है, अब हो सकता है 10 मरतबा चलाना, हो सकता है 20 मरतबा चलाना हो, या ज़्यादा टाइम चलाना हो, तो मैं यूज़र के किस इनपुट से आइडेंटिफाई करूँ कि भाई मुझे लूप को कितनी मरतबा चलाना है, वो लेंथ से चलेगा, लेंथ से मुझे पता चलेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। हाँ, यूजर को 2 इनपुट देने की जरूरत तो ये लेंथ डिफाइन करने के लिए, क्योंकि वो जो एक इनपुट देगा वही एंड वाला होगा। समझा नहीं मैं, 0 से एंड तक ये बोले, 0 से जहाँ तक उसको चाहिए वो तो डिफाइन नहीं करना होगा, सिर्फ एक देगा कि 90 तक जैसे चाहिए, हाँ तो फिर वो 90 तक ला के देगा। सही है, उसमें रेंज में होता है 19, उसकी सेकंड वैल्यू में आएगा एंडिंग। बिल्कुल ऐसी है। अगर आप इसको इस तरह बनाना चाह रहे हैं ना, इस तरह भी बना सकते हैं कि भाई यूज़र ने कहा उसको 1 से नहीं चाहिए, लाइक उसको 19 के टेबल से कोई काम है, ठीक है, और वो चाह रहा है कि 19 का टेबल 1 से प्रिंट ना हो, लेट्स वो 14 से प्रिंट हो और 39 तक के जाए, 19 का टेबल 14 से प्रिंट होना स्टार्ट हो, ठीक है, और 39 तक के जाए, उसको ये रिक्वायरमेंट है। तो उसने आपको अपर रेंज भी दे दी, लोअर रेंज भी दे दी कि कहाँ से स्टार्ट करो कहाँ तक के जाओ, ठीक है, दोनों बता दी, तो आप उसके भी यहाँ पे भी इनपुट जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो
अभी फिलहाल हम इसको सिंपल रखते हैं, फिर हम इसमें बाद में चेंज कर देंगे, छोटा सा चेंज होगा हम उसको भी कैटर कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सिंपल रखते हैं। भाई हमने उससे पूछा कि तुम बताओ कि कहाँ तक की टेबल चाहिए, उससे हमने लेंथ ले ली और वो हमारी एंडिंग रेंज होगी, मतलब कहाँ पे उसको ख़त्म करना है। हाँ ठीक है, हम 1 से लेके चलेंगे उसको फिक्स फिलहाल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 4 नम लिख लेता हूँ, या आप कुछ भी वर्ड लिख लें, एन लिख लें, नंबर लिख लें, जो भी आपने लिखना हो। और मैं क्या करूँगा, इन रेंज, अच्छा 1 से टेबल लेंथ, ठीक है। अच्छा क्या काफ़ी है टेबल लेंथ लिखना, सोच के देखें ज़रा, या इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज करना है। होगी एग्जैक्टली अब समझें, अगर यूज़र ने कहा उसको 13 टेबल चाहिए, सही है भाई, कहाँ तक के चाहिए, उसने कहा मुझे 11 तक के चाहिए, उसने टेबल लेंथ में आपको दिया 11 नंबर दिया, तो हमें तो 11 तक जाना है, हमें 11 तक का आउटपुट शो करना है। लेकिन जब आपका 11 यहाँ पर आएगा तो भाई 11 तो कंसिडर ही नहीं करेगा, वो 10 कर देगा। तो क्या करना पड़ेगा, नहीं डायरेक्शन नहीं, समझे बात को, टाइप कास्ट क्यों, एक छोटी सी चीज़ है बस, वो आपको मालूम है। एग्जैक्टली मैं क्या करूँगा, जो भी यूज़र इनपुट देगा ना उसको बस +1 कर दूंगा, कि भाई अगर यूज़र 11 दे रहे ना तो उसको बढ़ा के 12 कर दो, अगर वो 19 बोले तो क्या कर दो, उसको बढ़ा के 20 कर दो। क्यों, क्योंकि जब 20 यहाँ पर आएगा ना तो कंसिडर तो एक नंबर कम होकर ही होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हमने +1 लिख दिया, और हमारा +1 क्या है, हर कंडीशन को हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो बस मैं +1 करना है, टाइप कास्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये समझ पा रहे हैं। चलें, अच्छा इतना तो हो गया। अब अगेन वही कि भाई यूज़र ने टेबल नंबर में दिया 13 फॉर एग्जाम्पल, और टेबल लेंथ में दिया उसने 11, ठीक है। लेकिन ये हो गया 12, लेकिन चलेगा फिर भी कहाँ तक, 11 तक चलेगा, 1 से 11 तक हमारी हैंडल हो गई लॉजिक। अच्छा अब हमें असल पार्ट करना है मल्टीप्लिकेशन वाला, अब मुझे उसको आउटपुट दिखाना है, सही है। तो ज़रा सोच के देखें कि नम जो है ना, ये बारी बारी उस रेंज वाले फंक्शन की मदद से नंबर लेकर आ रहा होगा, और लाइक 1 से लेके उसने 11 तक के नंबर्स जनरेट करके रख लिए हमारे लिए। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, नम के अंदर क्या वैल्यू उठेगी, 1 उठेगी। सेकंड टाइम लूप चलेगा, नम में क्या वैल्यू उठेगी, 2। तो अगर आप लोग इस सेंटेक्स को देखें, हमें 1 2 और जो मुझे आगे प्रिंट करना है 3 4, ये तो मुझे नम की मदद से मिल रहा है। हाँ एग्जैक्टली, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे राइट साइड वाला आउटपुट मिल जाएगा। अब ये अचीव कैसे करेंगे ज़रा समझिएगा। पहले मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने लिखा टेबल नम टाइम्स नम, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा यार इसको, टेबल नम के अंदर आपकी वैल्यू एक फिक्स पड़ी हुई है, यूज़र ने अगर 13 दिया तो वो 13 ही है, वो चेंज नहीं हो रही। तो मैंने बोला भाई जो तुम नंबर बार बार उठा के ला रहे हो ना, चेंज कर करके नंबर ला रहे हो, उसको क्या करो, टेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, टेबल नंबर 13 टाइम 1 इज 13, तो मुझे ये वाला 13 मिल जाएगा राइट साइड वाला। सेकंड टाइम लूप चलेगा, नंबर में क्या वैल्यू आएगी, 2 दफा 13 शो कर देगा। क्यों, कैसे करेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन था कि वो उतनी दफा वो कर देगा ना, वैल्यू लिख देगा। वो स्ट्रिंग के साथ होता है, आप उसको मिक्स कर रहे हैं। ये देखें, अगर आपकी कोई स्ट्रिंग है ना, लाइक मैंने लिखा हाई, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो अब ये उसको 2 टाइम्स शो करेगा। लेकिन अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, लाइक मैंने लिखा, तो आपको मल्टीप्लिकेशन आंसर ही मिलेगा, 2 4 8, मतलब मल्टीप्लाई होकर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अच्छा तो टेबल नंबर 13 है भाइयों, और नम में क्या उठा 1, 13 टाइम्स 1 इज 13 आ गया, एक नंबर आ गया। दोबारा लूप चला, 13 आपका टेबल नंबर फिक्स है, नम की वैल्यू उठी 2, तो 13 टाइम 2 इज 26। तो इन अ सेंस मुझे राइट साइड वाले आंसर्स तो मिलना स्टार्ट हो गए। एग्जीक्यूट कर लेते एक मरतबा ज़रा हम, मैंने लिखा 13 और लिखा 11, अच्छा सॉरी प्रिंट तो हमने किया ही नहीं, प्रिंट भी करेंगे ना, सॉरी। हाँ फिलहाल मैं इसको प्रिंट लिख देता हूँ, फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने लिखा 13 और 11, तो ज़रा देखें वो मुझे नंबर्स मिलना स्टार्ट होगा, मतलब इन अ सेंस मेरा राइट साइड वाला पार्ट कवर हो गया। अगर आप लोग सोच पा रहे हैं, ये 13 26 फिर 39, राइट साइड वाला पार्ट मेरा कवर हो गया। इतना क्लियर हो रहा है भाई, जल्दी से बताएं। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इतने पार्ट को हैंडल करना है, ये वाले को, ठीक है। एग्जैक्टली सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है, एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लें। उस पर ना तो आपको डेटा क्या बोलते हैं उसको, टाइप कास्टिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब टाइप कास्टिंग बड़े मसले हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली एफ स्ट्रिंग सब चीज़ों को हैंडल कर लेगा। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ ज़रा समझिएगा,
मैं लिखता हूँ यहाँ पर एफ स्ट्रिंग और इस पूरी चीज़ को बंद कर दूंगा सबसे पहले तो मैं डबल कोट में और इस ये ब्रैकेट बना दूंगा। तो क्या होगा, मेरा अंदर भी डालने के लिए डेटा जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अच्छा लेकिन अगेन ये ब्रैकेट वाला पार्ट ना राइट साइड वाली लॉजिक को अभी हैंडल कर रहा है। अब मैं चल रहा हूँ लेफ्ट से, ज़रा समझिएगा। लेफ्ट पे ज़रा मुझे बताएं सबसे पहले क्या चाहिए, 13 चाहिए, हर लाइन पे क्या चाहिए 13 चाहिए, और वो किस में सेव हुआ हुआ है एग्जैक्टली, टेबल नम के अंदर सेव हुआ हुआ है। समझ रहे हैं भाई बात। तो मैंने ब्रैकेट बनाया दोबारा, सॉरी मैंने टेबल के लिए ब्रैकेट बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल नंबर। तो यहाँ पे हर मतलब आपको 13 ही मिल रहा होगा क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। अच्छा उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे ये मल्टीप्लाई दिखाना है, और मल्टीप्लाई दिखाने के लिए हम यहाँ पे x यूज़ कर लेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का सिंपल मल्टीप्लाई का नहीं होता, एस्टेरिस्क होता है वो। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं x, ठीक है। तो ये x क्या करेगा आपका, जस्ट शो होने के लिए, शो करने के लिए हमने इसको x का यूज़ किया है, इसका कोई यूज़ केस नहीं है यहाँ पर, समझिएगा। तो हमारा ये दो पार्ट हो गए, ये 13 भी हो गया और x भी हमने हैंडल कर लिया। अच्छा लेकिन अब x के बाद ना मुझे जो नंबर चाहिए और मुझे हर लाइन पर डिफरेंट चाहिए नंबर, और वो कहाँ से मिलेगा मुझे, नम से मिलेगा। नहीं टेबल लेन तो सही हमने लूप चला लिया, लेकिन वो नंबर बार बार कहाँ पे चेंज हो रहा है, नम के अंदर चेंज हो रहा है। समझ रहे हो बात को, दोबारा समझो इसको। ये मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये देखो ये जो आपका नंबर है ये क्या है, डायनेमिकली चेंज हो रहा है ना हर लाइन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक यूज़र ने नंबर मांगे वहाँ तक मुझे नंबर ये डिफरेंट चाहिए हर लाइन पे, और वो आपको नंबर डिफरेंट किस में मिलेंगे, इस नम के अंदर मिल रहे होंगे। देखो आपने अभी ग्रुप चलाया ऊपर हमने, जी सही है। और हम किसको प्रिंट कर होते थे, नम को। तो नम के अंदर आपके हर मर्तबा न्यू नंबर आ रहा होता था। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई आपको जो नंबर शो कराना है ना, वो नंबर आपको यहाँ नम में मिलेगा, जिसको हमने आइटरेटर बोला हुआ है, सही है। और बस लास्ट चीज़ हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिख देंगे, बस ये हमारा हो गया सिंटेक्स, ठीक है। प्रिंट करते हैं ज़रा 13 और लेट से 11, तो देखें क्या हुआ हमारा, ये पूरा टेबल इस तरह से प्रिंट होकर आ गया। समझ रहे हैं बात को। एक और टेबल प्रिंट करते हैं, लाइक मैंने कहा भाई लेट से 5 का कर दो, ठीक है, और चले जाओ कहाँ तक, 15 तक हमने करवा दिया, ठीक है। तो ज़रा देखें इसने क्या किया, 5 का टेबल प्रॉपरली हमें प्रिंट करके लाकर दे दिया। समझ रहे हैं। तो अगेन ये जो x है ना, ये जस्ट शो करने के लिए, ठीक है। कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं इस x से, ये सिर्फ शो करने के लिए, ये कोई काम नहीं कर रहा। असल मल्टीप्लिकेशन आपकी यहाँ पर परफॉर्म हो रही है, ठीक है। इस नम से आपका डायनेमिकली नंबर हैंडल हो रहा है हर लाइन पे, ठीक है। और ये टेबल नंबर आपका फिक्स है, ठीक है, और x भी आपका फिक्स है, इक्वल भी फिक्स है। तो बताएं ये समझ आया या इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हाँ भाई जल्दी जल्दी, क्लियर है। अच्छा अब वो वाला काम भी कर लेते हैं जिन्होंने कहा था कि भाई हम यूज़र से इनिशियल लेंथ भी, इनिशियल रेंज भी मालूम कर लेते हैं। भाई लोअर बाउंड बता दो कि तुमने लोअर वाला नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, और अपर नंबर बता दो कहाँ तक के जाना है, ठीक है। तो हम ये भी कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम पे जाते हैं। सिंपल है उसका, हमें क्या करना होगा, जस्ट एक और वेरिएबल बनाना होगा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लोअर वैल्यू या कोई भी नाम दे दें, ठीक है। इसको भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं मैसेज को, और इसको हम नाम दे देते हैं क्या, या आप अपने लिहाज से ना उसका वेरिएबल नाम रख लीजिएगा, सही है। तो अब की मर्तबा क्या करेंगे, हम लोअर वैल्यू को इस 1 की जगह यूज़ करेंगे क्योंकि हमने चलाना यहाँ से है। समझ पा रहे हैं बात को। यहाँ देखें सारे जल्दी से, इसको समझें ज़रा। लाइक यूज़र आया, उसने टेबल नंबर दिया 3, उसने कहा भाई मुझे 3 का टेबल प्रिंट करना है, सही है। टेबल नंबर से 3 दे दिया। अब उससे हमने बोला भाई बताओ कि आपको 3 का टेबल कहाँ से चलाना है, कहाँ से स्टार्ट करवाना है। अभी तो हम ऊपर क्या कर रहे थे, 1 से उसको हार्ड कोड कर देता भाई 1 से चलो हमेशा। लेकिन अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसको 1 से चाहिए ही नहीं, उसको चाहिए कहाँ से, लेट से 21 से चाहिए, ठीक है। तो क्या करेगा वो, हमें वैल्यू देगा किसके अंदर, लोअर वैल्यू, हम उसको सेव कर लेंगे। और हमने बोला अब क्या करो भाई, तुम लोअर वैल्यू से चलो, मतलब यहाँ से चलो, जो भी यूज़र नंबर दे रहे हैं यहाँ से चलना स्टार्ट करो। और कहाँ तक के जाओ,
टेबल लेंथ हटा के मैं क्या कर दूंगा अपर वैल्यू और +1 रहेगा, लेकिन +1 आपका रहेगा। ठीक है, बस ये 2 चेंज करने थे, नंबर आपके खुद ही ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहे होंगे सारे, कोई कैलकुलेशन हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है प्रिंट करते हैं ज़रा। लेट से 3 लिखा मैंने और मैंने बोला 21 से चलो। ठीक है, और कहाँ तक के जाओ, लेट से 42, सही है, मतलब कोई भी एक रैंडम नंबर। तो अब ये क्या करे 21 से ही चल रहा है और उसी के लिहाज से हमें नंबर आउटपुट ला के दे रहा है। ठीक है, और ये ले आएगा 42 तक। हाँ भाई समझ पा रहे हैं इसको? ठीक है, तो ज़रा सोच के देखें कि हमने कितनी सारी लाइन्स प्रिंट करी हैं, किसकी मदद से, सिर्फ ये दो लाइन्स की मदद से, ये लूप की मतलब लॉजिक और यही मतलब इसका यूज़ कैसे। ठीक है, पहले तो हमने ऊपर सिंपल प्रिंट करके यूज़ कर लिया था, प्रिंट बस समझाने के लिए था, लेकिन असल प्रिंट करना नहीं होता, मकसद क्या होता है प्रॉपर कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना होता है हमें। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? हाँ देखो, प्रैक्टिस से जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपकी लॉजिक बिल्डिंग उतनी अच्छी होगी। अगर आप कंटिन्यूसली क्लास में, अच्छे देखिए इस बात को समझिएगा, अगर आप लोग कंटिन्यूसली क्लास में आ रहे हैं ना, तो मेरे लिहाज से अगर आप लोग अपने आप को पहली क्लास से कंपेयर करें, खासतौर पे वो जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, ठीक है, और अभी तकरीबन आज हमारी 13 क्लास है, हाँ, तो अभी आपको ना थोड़ा सा समझ आना स्टार्ट हो गया होगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अच्छे से क्लियर होना शुरू हो गई होंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? असल में आप लोग कंटिन्यूसली आ रहे हैं और फोकस करके सुन रहे हैं। ठीक है, तो जब आप कंटिन्यूसली बैठे रहेंगे ना, मतलब प्रॉपरली क्लास लेंगे, एटलीस्ट 5 to 6 मंथ तो बोलूँगा आप लोग दें, तो आप लोग देखिएगा अभी हम आगे जाके थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक में आता है, ठीक है, एडवांस टॉपिक है, लेकिन आप लोगों ने गारंटी दे रहा हूँ अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीट कर ली ना, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए हलवा हो जाएंगी, मतलब समझना मुश्किल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग हर चीज़ को आराम से समझ पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझने के बाद। लेकिन एक चीज़ मसला है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग तो अच्छी हो रही है, मतलब समझने की कैपेबिलिटी बोल सकते हैं, वो आपकी हर क्लास के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन अभी भी एक चीज़ लेट कर रही है, वो क्या है, कोडिंग नहीं कर पाएंगे अभी भी। सही है, तो देखिए कोडिंग किस तरह होगी, कोडिंग अगेन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग आ रहे हैं ना, सुन रहे हैं, बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, भाई समझो समझो, आपका माइंड समझना स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग अपने माइंड को इसी तरह से ट्रेन करेंगे ना, कोड करो, ठीक है, बगैर जीपीटी का कोड करो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, तो क्या होगा, आपका माइंड 6 महीने के अंदर 2 चीज़ों का कैपेबल हो जाएगा। आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आपकी कोडिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, बहुत सिंपल सी चीज़ें, हालांकि देखिए सिर्फ 3-4 लाइन में हमने काम कर लिया पूरा, ठीक है, लेकिन सोचने के लिए ना आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हैं ना कि मेरे माइंड में क्यों नहीं आ रही ये चीज़, मैं खुद से अपने माइंड में क्यों नहीं सोच पा रहा, तो देखें सबसे पहले तरीका तो यही है कि आप ना पढ़ने के बाद जब घर जाए ना, एक मरतबा रिकेप लाजमी करें। ठीक है, फाइल आपके पास है, मैंने उसको आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है, आप उस लिंक पे ओपन करेंगे ना, जो मैं कोड कर रहा हूँ, इवन आपके पास अभी भी वो आ रहा होगा, ठीक है, वो सिंक हुआ हुआ है सारा। तो एटलीस्ट एक मरतबा घर पे जाके ना इसको हाथ के हाथ प्रैक्टिस कर लें या उसका एक मरतबा रिवीजन कर लें, ठीक है, और फिर अगले दिन या जैसे ही आपको टाइम मिले दोबारा लेके बैठें और ख़ुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, चीज़ों को समझें और ख़ुद से करने की कोशिश करें, फंसेंगे लेक्चर रिव्यू कर लें, ठीक है, फिर कोशिश करें, 3-4 मरतबा इस तरह होगा, लेकिन आप लोग क्या होंगे, इतने कैपेबल हो जाएंगे 4-5 मरतबा प्रैक्टिस करने में कि आप लोग खुद से ये लॉजिक लिख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जी। देखें एफ स्ट्रिंग का यूज़ इस वजह से किया, चले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एफ स्ट्रिंग हटाता हूँ, अभी सर देखिए क्या होगा, सबका सब क्या हो गया, आपका स्ट्रिंग बन गया, हार्ड कोड हो गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा ना, तो क्या मिलेगा मुझे, हर लाइन में टेबल नंबर मल्टीप्लाई नम, ठीक है, ब्रैकेट के साथ। देखें जरा आउटपुट, मैंने कहा 13 का टेबल, 5 से चलो 14 तक के जाओ, देखें कैसा आउटपुट ला रहा है, आपका बिल्कुल वही उठा के लिए आया। तो हमने ना ये शायद 3rd क्लास में देखा था या 4th क्लास में कि एफ स्ट्रिंग ना हमें हेल्प करता है कि हम डायनेमिकली वेरिएबल से डेटा उठा के अंदर शो करवा दें। बात समझ रहे हैं? और ये सिर्फ एफ स्ट्रिंग नहीं है, हमने 3 तरीके और भी देखे थे, एक डॉट फॉर्मेट का मुझे याद पड़ रहा है, और एक प्लस वाला हमने तरीका देखा था, कॉन्केटिनेशन वाला, ठीक है, और एक कोमा वाला भी तरीका होता है, ठीक है, कोमा करके भी हमने प्रिंट में यूज़ किया था, मुझे याद पड़ रहा है, ठीक है। तो आप सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ईजीएस्ट तरीका एफ स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इस वजह से हमने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है। इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, उसको हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करें। हाँ बिल्कुल,
आपको जो डेटा ऊपर उठाना है, ऊपर से उठा के लाना है वेरिएबल से, तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको फिर भी एक मरतबा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या पता इससे अच्छे से क्लियर हो जाए। देखें, मुझे सिर्फ क्या करना है, पहले मैं टेबल का पैटर्न प्रिंट करता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट, समझिएगा बात को, डबल ब्रैकेट डबल कोट लगाए, और मुझे शुरू में क्या लिखना है, टेबल नंबर मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया टेबल नंबर समझाने के लिए। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, टेबल नंबर मेरा यहाँ पर आ जाएगा, उस पर मुझे क्या शो करना है, एक्स। तो मैंने क्या किया, आगे जाके मैंने लिख दिया एक्स, फिर मैंने एक स्पेस दी, चूँकि हमारे पास स्पेस मौजूद है। फिर मुझे ये नंबर प्रिंट करना है डायनेमिकली। ठीक है, तो मैंने फिलहाल इसको नम लिख दिया, नंबर लिख दिया, फिलहाल समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं इक्वल्स टू लिख दूंगा। ठीक है, ये मेरा अभी फॉर्मेट बन रहा है, अभी तक मेरा फॉर्मेट बन रहा है। और फिर मैं क्या करूँगा, राइट साइड पे मुझे कुछ ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी जिससे मुझे आंसर मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर फिलहाल। ठीक है, ये आपका सिंपल सा एक फॉर्मेट हो गया। लेकिन अब आपको ना क्या करना है, आपको पता करना है भाई टेबल नंबर मुझे उठाना है, और टेबल नंबर यूज़र आपको ऑलरेडी दे चुका है, और हमने उसको कहाँ पर सेव किया था, टेबल नंबर के अंदर। तो आप बोलेंगे यार इसकी जगह ना, इस पूरी चीज़ की जगह मेरे पास क्या आना चाहिए, टेबल नंबर आना चाहिए। चलो ये बात सही हो गई, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ टेबल नंबर लिख देंगे तो क्या वो ऊपर से नंबर उठा के यहाँ पे लाएगा, वो तो अभी भी सिर्फ टेबल नंबर दिखा रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इसको डायनेमिकली ऊपर से डेटा उठा के यहाँ पे शो करवाना है। तो क्या करें, इसको बंद करें आप ब्रैकेट में। ठीक है, अभी भी काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आपने पीछे एफ स्ट्रिंग यूज़ नहीं किया। मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, ये नंबर आपको लाना है बारी बारी, जो कि आपका चेंज हो रहा होगा हर लाइन पर। और आपको मालूम है लूप के कॉन्सेप्ट के अंदर कि भाई नम जो है ना, वाहिद ऐसी चीज़ है जो क्या करता है, डायनेमिकली डेटा उठा के ला रहा होता है। तो आपने क्या, अगर मैं इस नंबर की जगह क्या लिख दूँ, नम लिख दूँ, तो यहाँ पे भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, हर मरतबा लूप जब चलेगा तो जो ऊपर से नंबर उठाया होगा वो हमें यहाँ पे शो करा सकता है। तो आपने यहाँ पे नम लिख लिया, इसको भी आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया, सॉरी। ठीक है, सिमिलरली ये आंसर है। अब आपको मालूम है कि आपने क्या करना है, इस पे भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। अब आपको पता है भाई पीछे टेबल नंबर मौजूद है और डायनेमिकली नंबर भी उठ रहा है आपका। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, लाइक फर्स्ट टाइम आपका लूप चलता है, टेबल नंबर है 3, नम में क्या वैल्यू आ रही है 1, तो अगर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने कहा भाई यहाँ पे लिखो टेबल नंबर मल्टीप्लाई नम। अब हमने फॉर्मेट बना लिया, बस को पीछे जाके एफ लगा दें बस इसका। ठीक है, तो क्या होगा आपका, वह हैंडल हो गया। समझ रहे, तो इस तरीके से हो सकता है ये बात। ठीक है, ये क्लियर हो रही है चीज़। चलें एक और चीज़ जल्दी से समझते हैं, अभी तकरीबन हमारे पास 12 मिनट्स हैं, 4 मिनट में उसको कंप्लीट कर दें। एक टॉपिक है नेस्टेड लूप। ठीक है, ये अच्छे से समझिएगा और जल्दी से समझना है। नेस्टेड का कोई मतलब बताएगा क्या होता है, एक के अंदर दूसरा। हाँ, एक के अंदर दूसरा लूप। हमने इसको पढ़ा था नेस्टेड इफ करके, एक टॉपिक पढ़ा था पीछे कि एक इसके अंदर दूसरा एक, दूसरे में तीसरा एक भी हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन रेंज 1 से 3, और अंदर जाके मैं लिखता हूँ फॉर वाई इन रेंज लेट्स से 4 to 7, चलें, सॉरी, और मैं आके प्रिंट कर देता हूँ एक्स और वाई को। ठीक है, ज़रा जल्दी से समझिएगा। देखें, पहले इसको माइंड में समझें। आपका फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1। एक्चुअली इससे 2 मरतबा चलना है। ठीक है, लूप में 2 मरतबा चलना है, लेकिन फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी एक्स की 1। ठीक है, अच्छा, कंपाइलर आएगा अगली लाइन पे, यहाँ पे लूप चला, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या उठाएगा 4। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब आएगा अगली लाइन पे और क्या प्रिंट कर देगा, एक्स की वैल्यू क्या थी अभी तक 1, और वाई की वैल्यू क्या थी 4। तो आपका एक आउटपुट आ जाएगा क्या 1 और 4। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या आपका लूप दोबारा से निकल के इस लाइन पर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अंदर वाला लूप एक मरतबा जब स्टार्ट हो गया ना, तो अंदर वाला लूप ही बार बार चलता रहेगा जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता। समझ पा रहे हैं बात को। तो क्या होगा आपका, अभी यहीं पे दोबारा से आपका कंपाइलर आएगा, वाई की दूसरी वैल्यू उठाएगा, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब एग्जैक्टली
और x की वैल्यू अभी भी कितनी है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 5, समझ रहे हैं बात को। अच्छा अंदर वाला लूप अभी दोबारा चलेगा एक मरतबा और क्या हो जाएगी अब वैल्यू 1 और 6। अब देखें अंदर वाला लूप खत्म हो गया ना, अब ये जाएगा ऊपर वाली लाइन पर। अब x की दूसरी वैल्यू उठाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब दोबारा अंदर आया, ठीक है, अंदर वाले लूप पर आया। अब दोबारा y की वैल्यू उठाना स्टार्ट करेगा तो भाई y की वैल्यू अब दोबारा फर्स्ट वैल्यू उठाएगा 4 उठाएगा वो, समझ रहे हैं। और जब इस लाइन पे आके प्रिंट करेगा तो y की वैल्यू क्या प्रिंट शो होगी 4, ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा अब ये यहीं पर रहेगा, अब ये अंदर ही चलता रहेगा, अंदर ही फंस गया ये अभी, ठीक है। कब तक चलेगा अंदर, जब तक कि इसकी वैल्यूज कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके लिए हमें कंटिन्यू लगाना पड़ेगा। नहीं कंटिन्यू नहीं, मतलब ये आपको बिहेवियर समझा रहा हूँ नेस्टेड लूप का, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो आपके ऊपर से 2 उठा, y की वैल्यू पहली क्या हो जाएगी 4, दोबारा जब चलेगा लूप तो क्या हो जाएगी y की वैल्यू 5 और फिर ये हो जाएगी 6, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये आपको बात समझानी थी। इस पर इंशाल्लाह हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो टाइम पर आइएगा, छुट्टी नहीं कीजिएगा, बस इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।